गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू। आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। सो वी वर डूइंग इरिगेशन में हमने सारी यूनिट्स कंप्लीट कर ली है। लास्ट यूनिट इज व्हाट रिवर, इट्स बिहेवियर, कंट्रोल एंड इट्स ट्रेनिंग। तो रिवर ट्रेनिंग कैसे करते हैं? तो बेसिकली है क्या कि जो रिवर होती है वो नेचुरल होती है, तो वो अपना कोर्स चेंज कर सकती है, वो जहां मर्जी वहां जा सकती है। सो इट फॉलोज इट्स ओन पाथ। तो जब वो फॉलो करती है तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं। क्यों ट्रेन करते हैं? ये रिवर ऐसे जा रही है, इसके अंदर क्वांटिटी पानी की बढ़ भी सकती है, इसके अंदर क्वांटिटी पानी की घट भी सकती है। ये अपना रास्ता इधर से भी जा सकती है, ये रिवर ऐसे भी जा सकती है, दिस माइट गो लाइक दिस। तो रिवर अपना कोर्स चेंज कर सकती है, रिवर का डिस्चार्ज चेंज हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेन क्यों करना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका टाउन है, देयर इज अ टाउन है, यहाँ पे आप रह रहे हो। अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर को ट्रेन करना पड़ेगा कि आपका पानी इसके इधर ना जाए। तो ये जो वर्क होता है, दिस इज नोन एज व्हाट, रिवर ट्रेनिंग वर्क। या जो आपने कैनाल कंस्ट्रक्ट करी है, रोड कंस्ट्रक्ट करी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक पुल बनाना पड़ेगा, यू हैव टू मेक अ ब्रिज। तो अगर ब्रिज बनाना है तो इसको कहते हैं क्या, क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ड्रेनेज को क्रॉस करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क। तो ये चीजें आपको करनी पड़ती है, रिवर की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, या फिर आपको रिवर को क्रॉस करने के लिए क्रॉस ड्रेनेज वर्क करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, इस चैप्टर के अंदर आती है, रिवर ट्रेनिंग के अंदर आती है। जो रिवर होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इन रिवर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सिल्ट, एंड ड्यू टू दिस सिल्ट, इस सिल्ट के कारण बहुत सारी चीजें रिवर की चेंज होती है। तो बिहेवियर ऑफ द रिवर को अगर आपको पता करना है तो यू शुड नो अबाउट द सिल्ट, आपको सिल्ट के बारे में पता होना चाहिए। सिल्ट के कारण होता क्या क्या है? सिल्ट कॉजेस, पहला इंक्रीज इन द फ्लड लेवल। फ्लड लेवल में इंक्रीज हो जाता है, अगर आपकी सिल्ट ज्यादा आ गई, फ्लड लेवल विल इंक्रीज। सिल्टिंग ऑफ द रिजर्वायर, सिल्ट आपकी बहुत ज्यादा है, सिल्टिंग भी हो सकती है आपके रिजर्वायर की। नेक्स्ट, सिल्टिंग ऑफ द इरिगेशन चैनल। अगर आपने कोई कैनाल कंस्ट्रक्ट करी है तो रिवर से पानी आ रहा है, तो जो इरिगेशन चैनल है उसकी भी सिल्टिंग करवा सकती है। देन द मेंडरिंग ऑफ द रिवर, रिवर स्ट्रेट मूव करनी चाहिए, बट ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ द सिल्ट, सिल्ट के कारण रिवर कैसे मूव करती है, रिवर मूव्स लाइक दिस। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ रिवर इनटू द नंबर ऑफ चैनल्स। एक रिवर नंबर ऑफ चैनल्स में टूट भी सकती है, और नंबर ऑफ चैनल्स एक रिवर में आके मिल भी सकते हैं, जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सिल्ट। सिल्ट के कारण ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है द बिहेवियर ऑफ द रिवर एट क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स पर जो बिहेवियर होता है रिवर का, सबसे पहले मानते हैं स्ट्रेट। जो स्ट्रेट रीच होता है, जब वहां पर देखते हैं तो जो मिडल में डेप्थ होती है दैट इज लेस एज कंपेयर टू द साइड्स। मिडल में आपकी डेप्थ कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होती है। सिंस द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द मिडल सेक्शन इज मोर, क्योंकि यहाँ पर केवल फ्रिक्शन मिल रहा है इसको, यहाँ पर जो साइड में है उसको फ्रिक्शन मिल रहा है पूरा, क्योंकि फ्रिक्शन इज मोर ऑन द साइड्स रादर देन द मिडल। सो वेलोसिटी इज मोर इन द मिडल पोर्शन, हेंस डेप्थ ऑफ द फ्लो इज लेस एज कंपेयर टू द साइड। साइड्स की कंपैरिजन में डेप्थ कम होती है, वेलोसिटी ज्यादा होती है, हेंस डेप्थ ऑफ फ्लो इज कंपैरेटिवली लेस एट द मिडल पोर्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर रिवर स्ट्रेट रीच में है तो वहां पर डेप्थ कहां पे ज्यादा होगी, डेप्थ विल बी मोर एट द साइड्स एंड डेप्थ विल बी लेस एट द मिडल पोर्शन। नेक्स्ट है आपका बेंड्स। जब बेंड्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा व्हेन यू मूव लाइक दिस, जब आप इस तरफ मूव करते हो, तो अगर आप कार से मूव कर रहे होते हो तो कार इधर जाती है, बट आपका शरीर किधर जाता है, अपोजिट साइड जाता है। सेम इज द केस है, अगर पानी ट्रेवल कर रहा है और इस तरफ जा रहा है तो पानी फोर्स लगाएगा इस साइड, वाटर विल अप्लाई फोर्स ऑन दिस साइड। जब वाटर फोर्स लगाएगा इस साइड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी और यहाँ पे स्कोरिंग होने लग जाएगी, स्कोरिंग विल बी देयर। यहाँ पे फोर्स कम लगेगा तो यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जैसे ही वेलोसिटी कम हो जाएगी पानी की सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी, तो सिल्टिंग होने लग जाएगी। हियर द सिल्टिंग विल टेक प्लेस। तो पानी के लिए ये वाली साइड कौन सी है? अगर पानी इधर से इसको देख रहा है तो ये क्या है, दिस इज द कॉनकेव साइड, एंड सिल्टिंग कहां पर होगी, सिल्टिंग होगी कॉन्वेक्स साइड। तो कॉन्वेक्स साइड आपकी सिल्टिंग होती है, कॉनकेव साइड आपकी क्या होती है, स्कोरिंग होती है। सो कटिंग एंड डिपोजिशन, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवर एट द बेंड्स। आपकी डेप्थ ऑफ फ्लो ज्यादा होती है क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कम डेप्थ ज्यादा।
Here velocity will be more, depth will be less. मोर यहाँ पे स्कोरिंग भी होती है, लेकिन जितनी स्कोरिंग होगी क्या उतनी ही सिल्टिंग होगी? नो, दे आर इंडिपेंडेंट। सिल्टिंग कुछ हो रही होगी और स्कोरिंग कुछ हो रही होगी, वो डिपेंड करेगा पानी की वेलोसिटीज के ऊपर और डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। जरूरी नहीं है कि दोनों में सिल्टिंग और स्कोरिंग की जो टेंडेंसी है वो सेम हो। तो सिल्टिंग एंड स्कोरिंग में कंटिन्यू टू ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, सिल्टिंग एंड स्कोरिंग ऑफ अपोजिट साइड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे। नेक्स्ट है आपका मेंडर्स। मेंडर्स क्या होते हैं? जब रिवर जिगजैग पोर्शन में फ्लो करती है उसको बोलते हैं मेंडर्स। ये हैं आपके मेंडर्स। क्लियर? सो दीज आर द मेंडर्स। अब बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में। वंस द रिवर डेविएट्स फ्रॉम इट्स एक्सियल पाथ, ये था इसका एक्सियल पाथ, दिस इज द एक्सियल पाथ। इस एक्सियल पाथ से जैसे ही आपकी रिवर डेविएट होना शुरू होती है तो कर्वेचर डेवलप्ड होते हैं। कर्वेचर आपके डेवलप होंगे। ये कर्वेचर है, दिस इज द कर्वेचर, दिस इज द कर्वेचर। द प्रोसेस मूव्स डाउनस्ट्रीम बाय बिल्डिंग अप द सिल्टिंग आइलैंड्स ऑन द कॉन्वेक्स साइड। जो कॉन्वेक्स साइड है, कॉन्वेक्स साइड आपके क्या हो रहे हैं? आइलैंड्स डेवलप हो रहे हैं। कॉन्केव साइड क्या होता जा रहा है? इरोजन होता जा रहा है, which results in further shifting of the outer banks by the erosion. कॉन्केव साइड इरोजन होता रहता है, कॉन्वेक्स साइड आपकी सिल्टिंग होती रहती है, जिसके कारण आइलैंड्स आपके बनते रहते हैं। अगर आप दो क्लॉकवाइज बैंड लो, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, फिर ये क्लॉकवाइज है, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसी को बोलते हैं मेंडर। अगर आप दो क्लॉकवाइज या दो एंटी क्लॉकवाइज बैंड्स का बीच का डिस्टेंस को देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को देखो, सो दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? मेंडरिंग लेंथ। इसको हम मेंडरिंग लेंथ बोलते हैं। और जो आपका क्लॉकवाइज बैंड और एंटी क्लॉकवाइज बैंड के बीच में डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट? मेंडर विड्थ। इसको हम मेंडर विड्थ बोलते हैं। तो मेंडर लेंथ हो गया आपका, दो क्लॉकवाइज बैंड्स के बीच की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं मेंडरिंग लेंथ। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बैंड के बीच में जो डिस्टेंस होता है, विड्थ होती है, उसको बोलते हैं मेंडर विड्थ। उसको हम मेंडर विड्थ बोलते हैं। एक बैंड क्लॉकवाइज और दूसरा बैंड क्लॉकवाइज, इसके बीच में आपको एक स्ट्रेट पोर्शन मिलता है, दिस इज द स्ट्रेट पोर्शन। ये जो स्ट्रेट पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज टर्म्ड एज क्रॉसिंग। इसको हम क्रॉसिंग बोलते हैं। क्लियर? नाम याद रखना, ये नाम ही पूछे जाते हैं। The formation of successive beds of rivers order is called meander. River in which meanders are observed is termed as meandering river. The four variables which govern the meandering process. क्या रिवर के अंदर मेंडरिंग होगी या नहीं होगी, वो ये चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला डिस्चार्ज, रिवर के अंदर डिस्चार्ज कितना है। दूसरा बेड स्लोप, बेड का स्लोप ज्यादा है या कम है। बेड स्लोप का मतलब है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। देन बेड का मटेरियल और साइड में जो मटेरियल है वो कैसा है, क्या वो इरोड हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट सिल्ट ग्रेड, पानी में कौन सी सिल्ट आ रही है, साइज एंड टाइप। सिल्ट चार्ज, कितनी सिल्ट की कंसंट्रेशन आ रही है पानी के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका मेंडरिंग होगी रिवर के अंदर या नहीं होगी। तो ये चार वेरिएबल्स आप ध्यान रखना, डिस्चार्ज, बेड स्लोप, बेड एंड साइड मटेरियल, सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट चार्ज। नेक्स्ट मेंडर लेंथ मैंने आपको बता दिया, एक्सेल लेंथ ऑफ द वन मेंडर। एंड मेंडर विड्थ को हम मेंडर बेल्ट भी बोलते हैं। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन आउटर एजेस ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बैंड। विड्थ बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बैंड इज नोन एज मेंडर विड्थ। नेक्स्ट है आपका मेंडर रेशियो। मेंडर रेशियो क्या होता है? मेंडर रेशियो इज इक्वल्स टू में मेंडर विड्थ डिवाइडेड बाय मेंडर लेंथ। तो ऐसा नहीं है, ये है आपकी लेंथ, मेंडर लेंथ, और ये है आपकी मेंडर विड्थ। तो जो आपका मेंडर रेशियो होगा वो वन से छोटा होगा, वन से बड़ा होगा, या वन के बराबर होगा, वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। शुरू में हो सकता है कि आपकी मेंडरिंग विड्थ छोटी हो और लेंथ बहुत ज्यादा हो, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि लेंथ डिक्रीज होती चली जाए और विड्थ बढ़ती चली जाए। तो विड्थ कैन बी मोर, विड्थ कैन बी लेस, विड्थ कैन बी इक्वल टू लेंथ। सो एमआर कैन बी इक्वल टू 1, कैन बी लेस देन 1, कैन बी ग्रेटर देन 1। क्लियर? नेक्स्ट है आपका टोर्टुओसिटी। टोर्टुओसिटी क्या है? रेशियो ऑफ लेंथ अलोंग द चैनल टू द डायरेक्ट एक्सियल लेंथ। आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, डिवाइडेड बाय दिस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज व्हाट? टोर्टुओसिटी। सो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लियर? दिस इज टोर्टुओसिटी। टोर्टुओसिटी के बाद आता है क्रॉसिंग, जो मैंने आपको बता दिया, क्रॉस ओवर। दो कर्वेचर के बीच में जो स्ट्रेट पाथ होता है दैट इज नोन एज
crossing. Short straight reaches of river connecting two consecutive clockwise and anti-clockwise route is known as crossing. नेक्स्ट है आपका कट ऑफ. अगर आपकी रिवर ज्यादा मेandering है तो होता क्या है कि पानी यहां से यहां ट्रेवल नहीं करता, वो यहां से आता है और यहां से ही कट ऑफ बना देता है. तो पानी फिर ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता, पानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करके आगे बढ़ जाता है. So in excessively meandering river, a particular bend may sometimes be abandoned by formation of straight and short channel. It is termed as cutoff. इसको हम cutoff कहते हैं. Clear है? Next है आपका control and training of the river. अब रिवर तो अपना पाथ फॉलो करेगी, meandering होगी, उसके अंदर स्ट्रेट भी फॉलो करेगी, meander भी रिवर फॉलो करेगी. तो हम उसको ट्रेन करना, हमें उसे ट्रेन करना है, कंट्रोल करना है. तो रिवर ट्रेनिंग इन वर्क इंक्लूड्स which are all the works which are constructed on a river so as to guide and confine the flow of the river channel. रिवर ट्रेनिंग में आपके पास तीन तरह की ट्रेनिंग होती है. पहली होती है हाई वाटर ट्रेनिंग, दूसरी होती है लो वाटर ट्रेनिंग, तीसरी होती है मीन वाटर ट्रेनिंग. अच्छे से ये याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है. हाई वाटर ट्रेनिंग किसकी ट्रेनिंग करवाती है? डिस्चार्ज की. लो वाटर ट्रेनिंग किसकी ट्रेनिंग कराते हैं? डेप्थ की. मेन वाटर ट्रेनिंग से हम सेडिमेंट्स की क्या कराते हैं? ट्रेनिंग कराते हैं. ट्रेनिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि ट्रेन करना, कि किस वे में आपको फ्लो करना है. तो अगर आपको फ्लड को कंट्रोल करना है तो प्राइमरी पर्पस क्या है? डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए, कि फ्लड को कंट्रोल करना है, मतलब आसपास के एरिया में फ्लड नहीं आना चाहिए. तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या बनाते हो? एम्बैंकमेंट्स बनाते हो रिवर के दोनों साइड. नेक्स्ट है लो वाटर ट्रेनिंग, जिसको डेप्थ की ट्रेनिंग देनी है. तो डेप्थ की ट्रेनिंग क्यों देनी है? क्योंकि आपको अपनी रिवर को नेविगेशन पर्पस के लिए यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल आपका डिस्चार्ज कम है रिवर के अंदर, तब भी आप क्या कर सको? एक बोट से एक जगह से दूसरी जगह जा सको, उसके लिए यू प्रोवाइड व्हाट? लो वाटर ट्रेनिंग. तो लो वाटर ट्रेनिंग क्या है? प्रोवाइडिंग सफिशिएंट डेप्थ फॉर द नेविगेशन ड्यूरिंग द लो वाटर पीरियड, देन बाय रिड्यूसिंग द विड्थ ऑफ द रिवर. अगर आपने इस विड्थ को रिड्यूस कर दिया तो डेप्थ को बढ़ाना पड़ेगा. तो डेप्थ बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है? आप कम पानी में भी अपने नेविगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो रिवर को. नेक्स्ट है आपकी मीन वाटर ट्रेनिंग, जिसे हम सेडिमेंट्स की ट्रेनिंग बोलते हैं. टू इफेक्टिवली डिस्पोज ऑफ सस्पेंडेड एंड बेड लोड, जो आपके सस्पेंडेड और बेड लोड है उसको इफेक्टिवली डिस्पोज कराना, रिवर से बाहर निकालना, उसको बोलते हैं कि आप मीन वाटर ट्रेनिंग. अचीव्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग दी स्पर्स, इसको हम अचीव करते हैं स्पर्स को कंस्ट्रक्ट करके. स्पर्स क्या होते हैं वो देखेंगे आगे, दैट वी विल सी लेटर. नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द रिवर. तो अभी जो हमने यहाँ पे बोला, रिवर को ट्रेन करने के लिए आप जो भी वर्क बनाओगे उसको बोलते हैं ट्रेनिंग ऑफ द रिवर. तो ट्रेनिंग ऑफ द रिवर किन के द्वारा की जाती है? मार्जिनल एम्बैंकमेंट और लीवीज. आप लीवीज बनाओगे तो ये आपकी रिवर है, इसके इधर आपने क्या बना रखा है? एम्बैंकमेंट बना रखे हैं. तो ये एम्बैंकमेंट का क्या दिख रहा है आपको? क्रॉस सेक्शन दिख रहा है. लेंथ इसकी इस स्क्रीन के अंदर है. तो यहाँ पे वाटर है, हियर इट इज वाटर. तो मैंने आपको क्या दिखाया? ये वाला दिखाया. तो यहाँ पे पानी है. तो ये पानी क्या करता है? इस एम्बैंकमेंट को अपने साथ बहा के ले जाता है. ये क्या कर सकता है? इसकी स्कोरिंग कर सकता है. तो अवॉइड द स्कोरिंग या इरोजन आपने क्या प्रोवाइड कर दिया? यू प्रोवाइड द स्टोन पिचिंग. तो जिस साइड पानी है उस साइड आपने यहाँ पर एम्बैंकमेंट में स्टोन पिचिंग प्रोवाइड कर दिया. एम्बैंकमेंट कुछ नहीं है, इट इज अ लीवी. ये एक तरह से लीवी आपने बना रखी है. तो ये कैसे है? रिवर के पैरेलल है, मतलब अगर रिवर ऐसे जा रही है तो आपने कहाँ पे बनाई लीवी? इस तरह से. बंद बनाना बोल्डर्स. अगर आपकी रिवर स्ट्रेट है तो आप स्ट्रेट बना दोगे. तो क्या एम्बैंकमेंट स्ट्रेट ही होती है? नो. वो रिवर का जैसा फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग आप कंस्ट्रक्ट करते हो. क्लियर है? तो अर्दन एम्बैंकमेंट रनिंग पैरेलल टू द रिवर मे बी कंस्ट्रक्टेड ऑन वन साइड. आप इसको, अगर आपका टाउन, ये आपकी रिवर है, आपका टाउन यहाँ पर है, तो आप केवल एम्बैंकमेंट एक साइड बनाओगे. क्यों? अगर पानी इधर चला जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपके पास ज्यादा पैसा है आप दोनों साइड बना दो. तो इट मे बी कंस्ट्रक्टेड ऑन ओनली वन साइड डिपेंडिंग अपॉन द फंड्स अवेलेबिलिटी और ओनली बोथ साइड्स. क्लियर? देन इट रिटेन द फ्लड वाटर इनसाइड, प्रिवेंट इट फ्रॉम द स्प्रेडिंग इनटू द टाउन. यहाँ से ताकि पानी उठ के कहाँ ना जाए, इस टाउन के अंदर ना जाए, आपने ये एम्बैंकमेंट बना दिया. दिस एम्बैंकमेंट यू हैव कंस्ट्रक्टेड. अलाइनमेंट फॉलो नॉर्मल मेंडरिंग पैटर्न ऑफ द रिवर. जो अलाइनमेंट होता है वो जिस तरह की रिवर होती है, जो उसकी फ्लो होती है, उसी फ्लो के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? इस एम्बैंकमेंट को बनाते हो. ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेट बनाओगे हमेशा. इन ऑर्डर टू अवॉइड सेक्स इरोजन, स्टोन पिचिंग आपने कर दिया वाटर की साइड पे, ऑन दी वाटर साइड. नेक्स्ट, ये आपको एम्बैंकमेंट दिख रही है. दिस इज द एम्बैंकमेंट. ये आपकी रिवर है, ये एम्बैंकमेंट है. ये आपने यहाँ पे स्टोन पिचिंग कर. क्लियर? आई थिंक एम्बैंकमेंट या लीवी क्लियर होगा.
Second is the guide bank. When engineering structure is constructed such as weir and barrage, we reduce the width of the river and drained in such a way so as to ensure safe disposal of flood water and also ensures that permanent width of the waterway for water flows. जब भी आपको इस इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें कॉस्ट इंक्लूड होती है, क्योंकि कॉस्ट इंक्लूड होती है तो उसकी लेंथ आप जितनी छोटी रखना चाहो उतनी छोटी रखते हो। तो ये रिवर है, दिस इज द रिवर जो आपकी फ्लो कर रही है। जब मानसून सीजन होता है ये रिवर यहाँ तक जा सकती है, अप टू हियर। तो अगर आप पुल की कंस्ट्रक्शन यहाँ तक करोगे, जो ब्रिज बनाओगे उसकी कंस्ट्रक्शन यहाँ तक करोगे, या आप केवल यहीं तक करोगे, यू विल ओनली डू द कंस्ट्रक्शन अप टू हियर। तो इसका मतलब क्या है, आपको पानी को इसके नीचे से लेके जाना है। We call them बांध in local language. Okay. तो आपको क्या करना है, इस पुल के, इस ब्रिज के नीचे से पानी को लेके जाना है, तो कन्फाइन करना है आपको चैनल को। इसको बोलते हैं, जहां तक रिवर जाती है इनको बोलते हैं खादर बैंक्स। जहां तक रिवर मानसून सीजन में जा सकती है, दीज आर नोन एज खादर। तो व्हेन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड, तो हम क्या बनाते हैं, हम उस पानी को ट्रेन करते हैं। ट्रेन किसकी हेल्प से करते हैं, गाइड बैंक्स की हेल्प से करते हैं। अगर हमने गाइड बैंक्स को प्रोवाइड नहीं किया, इट वुड बी अनइकोनॉमिकल टू स्पैन द एंटायर विड्थ ऑफ द रिवर और इट्स खादर बैंक्स जनरली प्रोवाइडेड इन पेयर्स, सिमेट्रिकल इन प्लान। जनरली पेयर्स में बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा पेयर्स में होंगे, इट कैन बी नॉट बी इन पेयर्स। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, दिस इज गाइड बैंक, ये आपके गाइड बैंक्स। तो ये क्या था, ये आपका खादर था। रिवर यहां तक जा सकती थी, बट आपने क्या किया, यहाँ पर एक परमानेंट स्ट्रक्चर, मिट्टी से स्ट्रक्चर बनाया, मतलब रैंप बनाया। फिर आपने यहाँ पे ब्रिज बनाया, ये आपका ब्रिज है। तो आपने क्या किया, रिवर के पानी को यहाँ पर कन्फाइन कर दिया। क्लियर है, यहां से पानी को नहीं जाने दोगे। तो आपने ब्रिज केवल इतने एरिया में बनाया, दिस इज योर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। तो आपने यहाँ पे क्या बना दिया, ये गाइड बैंक्स बना दिए। अब इस गाइड बैंक्स को कैसे बनाया, ये क्रॉस सेक्शन देखो, सी दिस क्रॉस सेक्शन एक्सेस, ये क्रॉस सेक्शन कन्वर्टेड इनटू दिस, इस तरह का दिखता है आपको क्रॉस सेक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि जब यहां से पानी ट्रेवल कर रहा होगा, व्हेन वाटर इज ट्रेवलिंग इन दिस, तो वो क्या करेगा, इसके नीचे स्कोरिंग करना शुरू कर देगा। कॉस्टली होगा, मिट्टी से बनाना कॉस्टली है, या इस ब्रिज को इस पूरी स्पैन के अलोंग बनाना कॉस्टली है। यहाँ कंक्रीटिंग वर्क चल रहा है, पियर्स चल रहे हैं, यहाँ पे पियर्स होंगे इस ब्रिज के नीचे, कंक्रीटिंग वर्क है, वो ज्यादा कॉस्टली है, या ये मिट्टी का स्ट्रक्चर बनाना ज्यादा कॉस्टली है, मिट्टी और पत्थरों से। यहाँ लेबर वर्क है, दिस इज द लेबर वर्क, दिस इज व्हाट टेक्निकल वर्क। क्लियर है। नेक्स्ट है, जो ये आपने गाइड बैंक बनाया, इस गाइड बैंक को जब आपने बनाया, ये मिट्टी का स्ट्रक्चर है, जहां पे पानी है वहां पे आपने क्या प्रोवाइड कर दी, ये स्टोन पिचिंग प्रोवाइड कर दी। ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये स्टोन पिचिंग है। तो होता क्या है कि ये जो पानी है ना, ये इसके नीचे की मिट्टी को उखाड़ना चाहता है, स्कोरिंग करना चाहता है। तो हम क्या करते हैं, ताकि इसके नीचे वाली जो मिट्टी है वो ना उखड़े, वी प्रोवाइड अ लॉन्चिंग एप्रन। हम लॉन्चिंग एप्रन प्रोवाइड करते हैं। लॉन्चिंग एप्रन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, लेंथ ऑफ द लॉन्चिंग एप्रन इज 1.5 into d, where d is what, d is the depth of scoring। और डेप्थ ऑफ स्कोरिंग कैसे निकालते हैं, 1.35 q square by f, q square by g की पावर 1/3। किसने बताया था, लेसी ने बताया था। तो ये जो डेप्थ ऑफ स्कोरिंग है हम निकालेंगे, डेप्थ ऑफ स्कोरिंग कितनी होगी, उसका 1.5 गुना लेंथ आप क्या करोगे, ये लॉन्चिंग एप्रन में प्रोवाइड करोगे। लॉन्चिंग एप्रन कुछ नहीं होता, वो स्टोन पिचिंग ही होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अवॉइड दी स्कोरिंग बिलो दी एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट के नीचे की स्कोरिंग ना हो, ताकि ये पत्थर नीचे ना आ जाए और फिर इसकी स्कोरिंग होनी ना चालू हो जाए। इसके लिए आपने क्या प्रोवाइड कर रखा है, हॉरिजॉन्टली लॉन्चिंग एप्रन प्रोवाइड। आई होप आपको लॉन्चिंग एप्रन क्लियर होगा। सो सी दिस, मैंने आपको क्या बोला था, गाइड बैंक्स दोनों साइड भी हो सकते हैं और एक साइड भी हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे इधर से रिवर आ रही है, आपको यहाँ पे क्या बनाना है, ब्रिज बनाना है। हियर यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज। तो आपने क्या बनाया, ये गाइड बैंक बनाया, दिस इज द गाइड बैंक। केवल एक साइड आपने गाइड बैंक बना रखा है, इस साइड गाइड बैंक नहीं बना रखा। अगर आपने इस साइड गाइड बैंक बना दिया, इसका पानी आएगा और उसको बहा के ले जाएगा। क्लियर है। सो दिस इज द गाइड बैंक, ये है आपका गाइड बैंक, जो लेंथ, रिवर की लेंथ के अलोंग आप बनाते हो। नेक्स्ट है आपका, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो आप रिवर की लेंथ के फ्लो के एंगल्स पर स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हो, इनको क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज स्पर्स। इन्हें हम स्पर्स बोलते हैं।
ये आपको दिख रहा है स्पर्स। सो ग्रोइंस और स्पर्स क्या है? एम्बैंकमेंट टाइप स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू द रिवर फ्लो एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बैंक टू द रिवर। वो 90 डिग्री पे भी हो सकते हैं, किसी एंगल पर भी हो सकते हैं। प्रोटेक्ट द बैंक फ्रॉम इरोजन सिल्टिंग बाय डिफ्लेक्टिंग द फ्लो अवे फ्रॉम द बैंक। बेसिकली ये करता क्या है कि बैंक को की इरोजन से बचाता है या सिल्टिंग से बचाता है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का ग्रोइन प्रोवाइड किया या स्पर प्रोवाइड किया। ग्रोइन आपके कितने तरह के होते हैं? पहला है आपका ऑर्डिनरी, नॉर्मल और डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन जो 90 डिग्री पर होता है पानी के इसके बैंक ऑफ द रिवर के। देन अट्रैक्टिंग ग्रोइन होता है आपका डाउनस्ट्रीम, टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम इसका एंगल होता है। और जो आपका रिपेलिंग ग्रोइन होता है ये होता है टुवर्ड्स अपस्ट्रीम, दिस इज टुवर्ड्स अपस्ट्रीम। तो जब बात करते हैं ऑर्डिनरी ग्रोइन की तो ये 90 डिग्री पर होता है, ये पानी को क्या करता है? डिफ्लेक्ट करता है, इट डिफ्लेक्ट्स। अट्रैक्टिंग ग्रोइन क्या करता है? पानी को पहले अपने पास लेके आता है और फिर पानी इसके साथ साथ ट्रेवल करता है। क्लियर? डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन क्या करता है? ये अपने पानी को दूर भेजने की कोशिश करता है। तो ये सब क्या करते हैं? ये सब आपके जो आपका ये स्ट्रक्चर है, जो आपके रिवर के ये बैंक्स है, इनको प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? तो पहला है ऑर्डिनरी या नॉर्मल डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन, दूसरा है आपका अट्रैक्टिंग ग्रोइन, तीसरा है आपका रिपेलिंग ग्रोइन, चौथा है आपका टी शेप ग्रोइन और पांचवा है आपका हुकी शेप ग्रोइन। तो ये सभी प्रकार की ग्रोइन आप प्रोवाइड करते हो ताकि आप अपने बैंक की इरोजन और सिल्टिंग को बचा सको। तो ये दिख रहा, ये आपका स्पर है, दिस इज द स्पर। प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल कट ऑफ। तो मैंने क्या बताया था, जब रिवर आपकी मेंडर होती है तो रिवर वाटर शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना शुरू कर देता है, तो इसको बोलते हैं नेचुरल कट ऑफ। नेचुरल, अगर यही आप आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट कर दो, दिस इज टर्म्ड एज आर्टिफिशियल कट ऑफ। व्हेन द meander increases it may endanger some valuable land, then the river course may be straightened by inducing an artificial cut off. Only pilot channel is required to be excavated, rest of the work is done by the river itself. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जब ये रिवर ऐसे जा रही थी तो आपका यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर को आपको प्रिवेंट करना है। उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या किया? एक ये पायलट चैनल को बना दिया, मतलब यहाँ पे एक्सकेवेशन कर दी। इसको बोलते हैं पायलट चैनल। पायलट चैनल क्यों बोलते हैं? यहाँ पर केवल जो एक्सकेवेशन करने वाला व्हीकल है ना, वो ट्रेवल कर सकता है इसके अलावा। तो आपने केवल पायलट चैनल बनाया, यहाँ से ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन किया तो पानी ट्रेवल करना शुरू करेगा इसके अलावा। पानी अब यहाँ से आना शुरू नहीं करेगा, पानी विल ट्रेवल अलोंग दिस। जब पानी ट्रेवल करेगा इसके अलोंग तो ये क्या करेगा? स्कोरिंग करनी शुरू कर देगा। तो स्कोरिंग करनी शुरू कर देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पूरी अपने आप आर्टिफिशियल कट ऑफ बन जाएगा। तो आप केवल पायलट चैनल बनाते हो, कट ऑफ अपने आप विड्थ इंक्रीज कर देता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आसानी से यहाँ पे कट ऑफ, आसानी से इसकी विड्थ कैसे इंक्रीज हो जाती है? तो पहले ये रिवर स्ट्रेट थी, अब ये रिवर ऐसे आ गई, तो यहाँ पे बेसिकली है क्या? ये सिल्टिंग ऑफ द रिवर है। तो वो मिट्टी अभी जमी नहीं है, अभी सिल्टिंग हो रखी है यहाँ पे केवल। वो मिट्टी बहुत ही क्या है, इजीली उसका इरोजन हो सकता है। तो जैसे ही आप पायलट चैनल बनाते हो इसका इरोजन होना शुरू हो जाता है आर्टिफिशियल कट ऑफ। तो दैट्स व्हाई इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है आपका पिचिंग ऑफ द बैंक। वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप अर्दन कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो तो जहां जिस साइड पानी होता है वहां पे आप स्टोन की पिचिंग कर देते हो और लॉन्चिंग एप्रन को बना देते हो। बेसिकली ये इनडायरेक्ट रिवर ट्रेनिंग वर्क है, इससे कोई रिवर ट्रेन नहीं हो रही। जो आपने एम्बैंकमेंट बनाया, अर्दन स्ट्रक्चर बनाया, उसी को प्रिवेंशन के लिए आप क्या बनाते हो? स्टोन पिचिंग करते हो। इन रिवर बैंक इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्टोन पिचिंग, कंक्रीट ब्लॉक्स, ब्रिक लाइनिंग, वेजिटेटिव कवर। चारों में से कुछ भी कर सकते हो, किसी भी चीज से पिचिंग कर सकते हो। स्टोन से कर सकते हो, कंक्रीट ब्लॉक से कर सकते हो, ब्रिक लाइनिंग से कर सकते हो, वेजिटेटिव कवर से कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल कट ऑफ। देखो ये रिवर इस तरह से जा रही थी और धीरे धीरे यहाँ पे क्या बन गया? एक आर्टिफिशियल कट ऑफ बन गया। सो दिस इज द कट ऑफ। अब यहाँ से पानी नहीं जाएगा। क्लियर है? दिस इज द कट ऑफ। नेक्स्ट है आपका पिच्ड आइलैंड्स। आर्टिफिशियल आइलैंड्स कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिवर बेड। रिवर बेड के ऊपर जो आर्टिफिशियल आइलैंड आप कंस्ट्रक्ट करते हो एंड प्रोटेक्टेड बाय स्टोन पिचिंग ऑन ऑल द साइड्स। ये देखो, ये आपने एक आइलैंड बनाया, प्लान व्यू ऊपर से देख रहे हो। जब साइड से देखोगे तो ये आपको आइलैंड दिखेगा, क्रॉस सेक्शन व्यू, ये आपका आइलैंड है। आपने क्या करा? इसकी स्टोन पिचिंग कर दी ताकि ये आइलैंड को कुछ ना हो। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो पानी होता है वो यहाँ पे स्कोरिंग करनी शुरू कर देता है। स्कोरिंग करनी शुरू कर देता है, पानी अट्रैक्ट होता है मिडल की साइड। तो सारा पानी जो है वो कहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा? इसकी साइड अट्रैक्ट हो जाएगा। पानी जब इस आइलैंड की साइड अट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बैंक्स क्या हो जाएंगे? ये प्रोटेक्ट हो जाएंगे। बैंक्स विल बी प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंस क्रिएटेड बाय द आइलैंड। रिवर गेट्स डीपेंड इन इट्स विसिनिटी
एंड वाटर गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, पानी उस आइलैंड के पास पहुंचेगा, देयर बाय प्रिवेंट्स इरोजन ऑफ द बैंक्स, इसलिए बैंक्स का इरोजन नहीं होता। क्लियर? ये देखो, ये आपने पेस्ड आइलैंड्स बना रखे हैं ताकि इन बैंक्स का इरोजन ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका डाइक्स, सेल्स, बेंडरिंग्स। Sometimes a river may create deep cut channel or in vicinity of certain structure and is required to be corrected. तो कभी कभी होता क्या है कि रिवर जो है वो यहाँ पे इस मिट्टी को उखाड़ती हुई चली जाती है, यहाँ पे मिट्टी थी, इस मिट्टी को उखाड़ दिया। अब यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आपको बचाना है। इस स्ट्रक्चर को बचाना है तो आप क्या करते हो, अलोंग द लेंथ ऑफ द रिवर, अलोंग द लेंथ ऑफ द रिवर आप डाइक्स या सेल्स को प्लेस करते हो। डाइक्स और सेल्स को इस तरह से प्लेस करते हो कि इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, वो जो ग्राउंड है, जो ग्राउंड है उसके जस्ट नीचे होता है या उसके बराबर होता है। क्लियर है? तो जो डिजाइन बेड था, डिजाइन बेड कौन सा था, हमारा स्ट्रक्चर था ये, ये पहले था। हुआ क्या कि यहाँ से इस मिट्टी को उखाड़ते उखाड़ते अब आपका ग्राउंड लेवल हो गया ये, तो आपको चाहिए कहाँ, आपको ये है आपका डिजाइन, तो आपको वापस यहीं तक चाहिए आपका बेड, तो आप कैसे लेके आते हो, वापस यहीं तक चाहिए, तो आप क्या करते हो, ये डाइक्स बिछा दो। क्लियर है? कैसा दिखता है, से दिस अलोंग द लेंथ आपने ये डाइक्स बिछा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ की मिट्टी को उखाड़ दिया पानी, तो इस मिट्टी को बचाने के लिए आपने ये डाइक्स को प्रोवाइड किया अलोंग द लेंथ ऑफ द रिवर। अब होगा क्या कि इसके बराबर आप यहाँ पे क्या कर दोगे, फिलिंग कर दोगे। अब आपका जो यहाँ पे इधर आपका जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होगा इसके राइट साइड, वो सारा बच जाएगा, इट विल बी सेम। नेक्स्ट होती है बेंडरिंग। ये बेसिकली एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ताकि आपकी जो सिल्टिंग है वो यहाँ पे हो जाए, ताकि आपका यहाँ का बैंक क्या हो जाए, प्रिवेंट हो जाए इरोजन से। दिस इज नोन एज बेंडरिंग। तो आई थिंक डाइक्स भी समझ में आ गया होगा, बेंडरिंग भी समझ में आ गया। So these are the रिवर ट्रेनिंग वर्क। तो आपके ये सब क्या थे, रिवर ट्रेनिंग वर्क, रिवर को ट्रेन करना ताकि वो आपके जो टाउन्स वगैरह है उसके अंदर मानूस है। डाइक्स, बेंडरिंग्स, then pitched islands, then we have pitching, then we have artificial cut-off spurs, guide banks and marginal embankments. I think आपको सारे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, डाइवर्जन हेडवर्क। Works which are constructed at the head of the canal in order to divert water from the river to the canal so as to ensure regulated silt-free continuous supply of water with certain minimum head into the canal are known as diversion headwork. Diversion headwork है क्या, इस रिवर के अंदर सिल्ट भी आ रही है और वाटर भी आ रहा है, पानी भी आ रहा है, सिल्ट भी आ रहा है। इस रिवर में से पानी को इस कैनाल में डाइवर्ट करने के लिए जो आपने स्ट्रक्चर्स बनाया, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया उसको बोलते हैं डाइवर्जन हेडवर्क। एंड दिस डाइवर्जन हेडवर्क इंक्लूड्स हेड रेगुलेटर एंड क्रॉस रेगुलेटर। हेड एंड क्रॉस रेगुलेटर को इंक्लूड करता है। तो ये आपने क्या बनाया, वियर बनाया या बैराज बनाया, वियर या बैराज बनाया पानी को इधर से डाइवर्ट करने के लिए इस डायरेक्शन में। अब बात करते हैं वियर और बैराज क्या होता है। ये होते हैं आपके डाइवर्जन हेडवर्क। तो वियर क्या होता है और बैराज क्या होता है। वियर होता है मेजर पॉन्डिंग इज अचीव्ड फ्रॉम द रेज्ड क्रेस्ट। क्रेस्ट के से आप मेजर पॉन्डिंग करते हो, किसकी, पानी की। पानी की पॉन्डिंग करनी पड़ेगी तभी पानी क्या होगा, डाइवर्ट होगा। इसका मतलब क्या है, ये आपका रिवर बेड है, पहले पानी रिवर में इस तरह फ्लोट कर रहा था, आपने यहाँ पे क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया, तो आपके रिवर का पानी क्या हुआ, ऊपर गया। तो जो ये पानी ऊपर गया, यहाँ से आप पानी को क्या कराते हो, डाइवर्ट कराते हो अपनी कैनाल के अंदर। तो मेजर पॉन्डिंग, जो ये मेजर पॉन्डिंग है, ये अचीव की गई है किसके द्वारा, इस रेस्ड क्रेस्ट के द्वारा, परमानेंट स्ट्रक्चर के द्वारा। इसके ऊपर गेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसको बोलते हैं वियर। दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट वियर। बैराज क्या है, बैराज में रेस्ड क्रेस्ट से जो पानी है वो तो केवल थोड़ा सा ही आपने क्या किया है, पॉन्डिंग करी है। मेजर पॉन्डिंग किसके द्वारा की गई है, गेट या शटर के द्वारा की गई है। तो मेजर पॉन्डिंग इज अचीव्ड फ्रॉम द गेट एंड शटर। इसको आप मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, इसको आप मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते हो। चीप है बट लैक ऑफ कंट्रोल है। ये बनाना बहुत चीप है, इसकी मेंटेनेंस, इसकी ऑपरेशन भी आसान है। इसकी मेंटेनेंस ऑपरेशन भी डिफिकल्ट है, बनाना भी डिफिकल्ट है, कॉस्टली है, बट इफेक्टिव कंट्रोल है। लेकिन इसमें पानी का जो कंट्रोल है वो काफी अच्छा है। इसके अंदर आप पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते, एक पॉइंट के बियॉन्ड आप इसमें पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसकी एफ्लक्स कोस्ट ड्यूरिंग द फ्लड इज वेरी हाई। जब भी फ्लड आती है तो होता क्या है कि पानी बहुत तेजी से बाहर जाता है, पानी बहुत तेजी से ज्यादा बाहर जाता है, तो एफ्लक्स कोस्ट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एफ्लक्स कोस्ट क्या है, बहुत कम है, क्योंकि आप आसानी से जितना मर्जी आप उतना पानी निकाल सकते हो, गेट या शटर है आपके पास। क्लियर है।
से दिस स्ट्रक्चर, ये आपने यहाँ पे क्या विचार लगा रखे हैं, गेट्स लगा रखे हैं, गेट्स के थ्रू देखो पानी आ रहा है, और ऊपर देखो, ऊपर आपने इसके ऊपर पुल बना रखा है, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको यूज कर रहे हो ऊपर, और नीचे गेट्स के माध्यम से पानी क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है। से दिस, ये आपका वियर, वियर के ऊपर से पानी आ रहा है, क्या इसके अक्रॉस आपने कोई ब्रिज बना रखा है, क्या इसको आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज इट। क्लियर है? तो दिस इज बैराज, ये आपका बैराज है, ये आपका वियर है, दिस इज योर वियर। आई थिंक वियर और बैराज आपको क्लियर होगा, तो डैम आपको पहले बता ही दिया। नेक्स्ट आता है आपका डाइवर्जन हेडवर्क जो होगा उसका लेआउट। तो ये जो कैनाल के हेड पर आप डाइवर्जन हेडवर्क बनाते हो, इसको बोलते हैं हेड रेगुलेटर। इस पूरे को बोला जाता है क्रॉस रेगुलेटर, इसको बोलते हैं क्रॉस रेगुलेटर। क्रॉस रेगुलेटर में ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं वियर प्रॉपर, इसको हम वियर प्रॉपर बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं फिश लैडर, इसको हम फिश लैडर बोलते हैं। फिश लैडर के साथ में जो दीवार बनाई जाती है, इस दीवार को बोलते हैं डिवाइड वॉल, ये हो गया डिवाइड वॉल। और इसके इधर जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज अंडर स्लूइस, दिस इज द अंडर स्लूइस पोर्शन ऑफ द रिवर। रिवर ये फ्लो कर रही है, ये गाइड बैंक है, ये मार्जिनल बंद है, ये सब आपको पता है गाइड बैंक क्या होता है, मार्जिनल बंद क्या होता है, ये आप सबने पढ़े लिया है। अब इन सब की बात करते हैं, दैट अंडर स्लूइस, डिवाइड वॉल, फिश लैडर, नॉर्मल वियर या प्रॉपर वियर, कैनाल हेड रेगुलेटर, एंड दिस इज द क्रॉस रेगुलेटर, ये आपका क्रॉस रेगुलेटर। ये आपका प्लान व्यू दिख रहा है, रिवर इस साइड फ्लो करती है। पहला है डाइवर्जन हेडवर्क जनरली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज वियर प्रॉपर। तो यहाँ पे आपने जो पानी को स्टोर करवाया, पानी को जो स्टोर करवाया वो वियर प्रॉपर के माध्यम से कराया, वियर प्रॉपर है ये रहा, दिस इज द वियर प्रॉपर, ये आपकी बॉल है, ऊपर आपने गेट लगा रखा है। क्लियर है? इधर से रिवर पानी को आपने स्टोर कर रखा है। यहाँ पे आपने अपस्ट्रीम पे कट ऑफ लगा रखी है, डाउन स्ट्रीम पे कट ऑफ लगा रखी है, डाउन साइड आपका ड्रेनेज फिल्टर होता है, और अपस्ट्रीम आपका स्टोन पिचिंग होती है। Raised permanent structure with or without shutter gates laid across the river bed to divert the water into the canal, so that आपका पानी कैनाल के अंदर चला जाए। पहले रिवर सिंपल फ्लोट कर रही थी, आपने जब वियर प्रॉपर कंस्ट्रक्ट किया तो ये इसका लेवल इंक्रीज करता है, इसका लेवल जो इंक्रीज करा इसके कारण कैनाल में आप पानी को डाइवर्ट करा सकते हो, यू कैन डाइवर्ट दी वाटर इनटू दी कैनाल। नेक्स्ट है आपका अंडर स्लूइस, अ कंपैरेटिवली लेस टर्बुलेंट ऑफ वाटर इज क्रिएटेड नियर द कैनाल हेड रेगुलेटर बाय कंस्ट्रक्टेड अंडर स्लूइस पोर्शन ऑफ द रिवर। सी दिस डायग्राम, ये आपका वियर प्रॉपर है, ये आपका वियर प्रॉपर है, इस पे आपने यहाँ पर ये गेट लगा रखा है, तो गेट लगाने के बाद जो पानी की हाइट है वो ये है, पानी की हाइट है यहाँ तक, ये आपका बेड है, ये आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, तो ये आपका वियर प्रॉपर है, इसके साथ में फिश लैडर है, ये डिवाइड वॉल है, एंड दिस इज व्हाट अंडर स्लूइस पोर्शन, और यहाँ से पानी बाहर जा रहा है कैनाल में। तो अंडर स्लूइस पोर्शन का जो हेड जो ये है बॉटम है वो बहुत नीचे होता है, उससे ऊपर आपके कैनाल का हेड रेगुलेटर होता है जिसके ऊपर से पानी जाता है, यहाँ पे पानी इसके ऊपर से इसके स्क्रीन के बाहर आ रहा है, और यहाँ पे इसके ऊपर आता है पानी जमा है। तो जो आपका क्रेस्ट लेवल है वियर प्रॉपर का वो सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे होता है क्रेस्ट लेवल ऑफ व्हाट हेड रेगुलेटर, और सबसे नीचे होता है क्रेस्ट लेवल ऑफ व्हाट अंडर स्लूइस। तो होता क्या है कि पानी यहाँ से ट्रेवल कर रहा होता है बाहर, रिवर का जो पानी है वो स्ट्रेट यहाँ से निकल रहा होता है, तो जो सिल्ट होती है वो पानी में नीचे की साइड होती है, तो सिल्ट रिवर में ही रह जाती है, सिल्ट आपकी कहाँ पे नहीं जाती, इस कैनाल के अंदर नहीं जाती, क्योंकि सिल्ट पानी में नीचे रहती है, तो सिल्ट आपकी यहीं से निकल जाती है सारी, रिवर में ही रह जाती है, आपका सिल्ट फ्री वाटर एंटर करता है किसके अंदर, कैनाल के अंदर, विद द हेल्प ऑफ हेड रेगुलेटर। तो आपको तीनों के क्रैश समझ में आए, सबसे ऊपर होता है वियर प्रॉपर, उसके नीचे होता है आपका कैनाल, सबसे नीचे होता है अंडर स्लूइस। तो अंडर स्लूइस में से हमेशा पानी ट्रेवल करता रहता है, जो सिल्ट वाटर है, जो सिल्ट फ्री वाटर है वो आप डाइवर्ट करा देते हो किसके अंदर, कैनाल के अंदर। आई थिंक आपको अंडर स्लूइस समझ में आया होगा क्या होता है। यहाँ पर जो टर्बुलेंस है वो कम होती है, इस टर्बुलेंस को कम रखना है, इसका मतलब यहाँ से क्रॉस करंट नहीं आने देना आपको वियर प्रॉपर से, क्योंकि वियर प्रॉपर से आपको क्रॉस करंट नहीं आने देना आप ये डिवाइड वॉल कंस्ट्रक्ट करते हो। तो ये जो डिवाइड वॉल होती है, से दिस, ये जो डिवाइड वॉल है ये शुरू कहाँ से हो जाती है, जो हेड रेगुलेटर का टॉप मोस्ट पॉइंट होता है यहीं से शुरू हो जाती है, नॉट टॉप मोस्ट पॉइंट, स्टार्ट ऑफ द हेड रेगुलेटर, ये स्टार्ट ऑफ द हेड रेगुलेटर जहाँ से पानी डाइवर्ट होना शुरू होता है। तो इस वाले पॉइंट तक आप डिवाइड वॉल को कंस्ट्रक्ट करते हो, सो दैट इधर से क्रॉस करंट ना आए पानी। अगर इधर से क्रॉस करंट आएगा तो पानी इधर से आएगा और डायरेक्टली जब कैनाल के अंदर जाएगा तो सिल्ट लेके जाएगा वो कैनाल के अंदर, ताकि पानी डायरेक्टली इसके इधर ना आ जाए। आप क्या बनाते हो, डिवाइड वॉल बनाते हो टू अवॉइड दिस क्रॉस करंट।
क्रॉस करंट को अवॉइड करने के लिए आपने क्या बना रखा है, डिवाइड वॉल बना रखा है। तो डिवाइड वॉल separates the main weir portion from the undersluice. The crest of undersluice portion of the weir is kept at lower level than the crest of normal portion of the weir. Crest level सबसे नीचे होता है इसका undersluice का. Normally the crest level of undersluice is kept equal to deepest bed level of the river during non monsoon season. जब आपका नॉन मॉनसून सीजन होगा उस समय पे जो डीपेस्ट बेड लेवल होगा रिवर का, वहां पे आप क्रेस्ट को रखते हो अंडरस्लूइस के. Whereas crest level of weir is kept higher about 1 से 1.5 मीटर. तो ये वाला क्रेस्ट और इस वाले क्रेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 1 to 1.5 मीटर. The crest level of head regulator is also kept higher than the crest level of undersluice so that it only silt free water is admitted into the canal. इसका क्रेस्ट को आप इसके क्रेस्ट के ऊपर रखते हो ताकि सिल्ट फ्री वाटर आपका एंटर करे कैनाल के अंदर. नेक्स्ट आप ये देख सकते हो, ये आपका वियर प्रॉपर है, दिस इज योर वियर प्रॉपर. ये आपको गेट्स दिख रहे हैं, ये है अंडरस्लूइस पोर्शन, यहाँ से पानी ट्रेवल कर रहा है, ये आपका अंडरस्लूइस है. ये आपके डिवाइड वॉल है, दिस इज योर डिवाइड वॉल एंड दिस इज योर फिश लेवल. ये आपके फिश लेवल जहाँ से फिश क्या करती हैं, ऊपर जाती है. क्लियर है? ये आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है. नेक्स्ट है डिवाइड वॉल. इट इज अ मेसनरी और कंक्रीट वॉल कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द वियर. ये वियर की एक्सिस है और ये इसके 90 डिग्री पर बनाई जाती है. सो इसके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री. इट एक्सटेंड्स ऑन द अपस्ट्रीम साइड बियॉन्ड द बिगिनिंग ऑफ कैनाल हेड रेगुलेटर. मैंने आपको बताया था जहां से भी हेड रेगुलेटर की बिगिनिंग होती है वहां तक आप इस वॉल को एक्सटेंड करते हो. जहां पे बिगिनिंग होती है वहां तक आप इसको एक्सटेंड करते हो, डिवाइड वॉल. On the downstream side is extend beyond the end of loose protection of undersluice. जहां तक प्रोटेक्शन आप प्रोवाइड करते हो अंडरस्लूइस पोर्शन को, वहां तक आप इसको डाउनस्ट्रीम साइड पे क्या करते हो, एक्सटेंड करते हो. मेन फंक्शन क्या है डिवाइड वॉल का, सेपरेट अंडरस्लूइस फ्रॉम द वियर प्रॉपर. वियर प्रॉपर से अंडरस्लूइस को सेपरेट करना. हेल्प्स टू प्रोवाइड कंपैरेटिवली लेस टर्बुलेंट पॉकेट नियर बाय टू द कैनाल. कैनाल के पास लेस टर्बुलेंट पॉकेट बनाना और सिल्ट को रिवर के अंदर ही रहने देना, सिल्ट फ्री वाटर को एंटर करवाना कहां पर, कैनाल में. एंड इट आल्सो हेल्प्स इन कीप्स द क्रॉस करंट अवे फ्रॉम द वियर. वियर से क्रॉस करंट को अवॉइड कराना. क्रॉस करंट का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया. इधर से पानी एक तुरंत इधर वाला ट्रेवल ना करे. तो यहाँ डिवाइड वॉल है तो इधर वाला पानी डायरेक्टली नहीं आएगा, वो घूम के आएगा, उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी. तो ये आप देख रहे हो, दिस इज द डिवाइड वॉल. ये आपकी डिवाइड वॉल है, ये आपका क्या है, वियर. दिस इज योर वियर. ये आपकी डिवाइड वॉल. नेक्स्ट है आपका रिवर ट्रेनिंग वर्क. रिवर ट्रेनिंग वर्क तो आप प्रोवाइड करते ही हो, वो देख ही लिया है आपने, गाइड बैंक्स, मार्जिनल एम्बैंकमेंट, स्पर्ट्स वगैरह वो सब आप बनाते. फिर है आपका फिश लेटर. फिश लेटर क्या करता है, जनरली जो एनाड्रोमस फिश होती है, एनाड्रोमस फिश क्या करती है, सर्दियों के टाइम पे वो डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करती हैं और गर्मियों के टाइम पे वो अपस्ट्रीम ट्रेवल करती हैं. तो आपने बीच में क्या बना दिया, अंडरस्लूइस वियर डाइवर्जन स्ट्रक्चर बना दिया. तो जब वो अंडरस्लूइस से नीचे जाती हैं तो आराम से चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब उन्हें ऊपर आना होता है तो ऊपर कैसे आएंगे, उसके लिए आपको उनके लिए लैडर प्रोवाइड करनी है. You have to provide the ladder. When these fish move from downstream to the upstream, they have to resist water pressure and currents. Most of the fish can resist the velocity of 3 to 3.5 meter per second at the head difference of 5 से 6 मीटर. अगर आपका पानी का हेड डिफरेंस है 5 से 6 मीटर और आपकी वेलोसिटी है 3 से 3.5 मीटर पर सेकंड, तो फिश आराम से जा सकती है. लेकिन अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी है पानी की तो फिश नहीं ट्रेवल कर सकती ऊपर, तो आपको फिश को ट्रेवल कराना होगा. In order to enable movement of the fish, this structure is made, which helps to dissipate the energy of water by provision of baffle holes in it. तो आप क्या करते हो, ये लैडर प्रोवाइड करते हो जिसके थ्रू फिश क्या करती है, मूव करती है. तो ये लैडर आपने प्रोवाइड करी है, इसको बोलते हैं फिश लैडर. तो आप या तो क्या कर सकते हो, लैडर प्रोवाइड कर सकते हो. अगर आपको लैडर प्रोवाइड नहीं करना, आप क्या प्रोवाइड करोगे, ये वॉल है, ये वॉल है, फिर ये आपने ये वॉल कंस्ट्रक्ट की, फिर ये वॉल कंस्ट्रक्ट, ये प्लान व्यू है. पानी क्या आता है, पानी ऐसे आता है, फिर 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 ऐसे. तो यहाँ पे पानी की एनर्जी क्या हो रही है, इससे बैफल बॉल से टकराने के बाद लॉस हो रही है. क्योंकि बैफल बॉल से टकराने के बाद पानी की एनर्जी कम हो रही है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है. जैसे ही स्पीड कम हो जाती है फिश ऊपर की साइड ट्रेवल करना शुरू करती है, फिश ऊपर ट्रेवल कर जाती है. क्लियर है? तो दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रोवाइड द फिश लेवल. लेकिन अगर आपका हेड डिफरेंस बहुत ज्यादा है, हेड डिफरेंस इज ह्यूज,
तो या तो आप फिश लैडर कैसे प्रोवाइड करोगे, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, हेड डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो आपने क्या बना रखा है, ये फिश लैडर बना रखा है। अगर इससे भी ज्यादा हुआ और आप कर ही नहीं पा रहे हो, फिश लैडर के माध्यम से फिश चढ़ ही नहीं पा रही है ऊपर, तो यू हैव टू प्रोवाइड लिफ्ट, आपको लिफ्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। In case of large weir, we transport the fish mechanically or by providing the lift. तो लिफ्ट को नीचे लेके आते हैं, फिशेस सारी उसके ऊपर आ जाती है, उसको ऊपर उठाते हैं और बाहर उस साइड अपस्ट्रीम साइड पे डाल देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कैनाल हेड रेगुलेटर। कैनाल हेड रेगुलेटर मैंने आपको बताया था, हेड रेगुलेटर इज दिस, जो कैनाल के हेड पे लगता है उसको बोलते हैं हेड रेगुलेटर। इस कैनाल में पानी डाइवर्ट करने के लिए जो आपने स्ट्रक्चर बनाया इसको बोलते हैं क्रॉस रेगुलेटर। सो दिस इज क्रॉस रेगुलेटर एंड दिस इज व्हाट, हेड रेगुलेटर। जो हेड रेगुलेटर की जो एक्सिस है और जो क्रॉस रेगुलेटर वियर की एक्सिस है उसके बीच में जो एंगल होता है वो इन जनरल 90 डिग्री होता है, बट इट में एक्सटेंड अप टू 110 डिग्री, वो 110 डिग्री तक जा सकता है, सो दैट पानी स्मूथली एंटर कर पाए। क्लियर है। सो कैनाल हेड रेगुलेटर provided at the head of taking canal regulates the supply of water entering the canal, controls the entry of silt, ये कितना पानी इसके अंदर जाना चाहिए उसको कंट्रोल करता है, कितनी सिल्ट इसके अंदर जानी चाहिए उसको कंट्रोल करता है। फिर रिवर फ्लड को एंटर कराना है कैनाल के अंदर या नहीं कराना उसको कंट्रोल करता है। जनरली ये 90 डिग्री पे होता है बियर से, बट स्लाइटली एंगल्स में बी प्रोवाइडेड फॉर स्मूथ एंट्री, स्मूथ एंट्री के लिए हो सकता है आप इसको 110 डिग्री तक भी लेके जाओ। क्लियर है। नेक्स्ट है सिल्ट कंट्रोल डिवाइसेस। पानी के अंदर सिल्ट कितनी जाए उसके लिए हम सिल्ट कंट्रोल डिवाइसेस लगाते हैं, जिसमें आपके पास दो चीजें आती हैं, पहला होता है सिल्ट एक्सक्लूडर, दूसरा होता है सिल्ट इजेक्टर। तो सिल्ट एक्सक्लूडर क्या है, पानी को सिल्ट को एंटर होने से पहले बाहर निकाल दिया, सिल्ट को कैनाल के अंदर एंटर होने से पहले ही बाहर निकाल दिया, सिल्ट एक्सक्लूडर। वो स्ट्रक्चर जो सिल्ट को पहले ही रिमूव करने के काम आता है उसको कहते हैं सिल्ट एक्सक्लूडर। सिल्ट इजेक्टर क्या है, अगर मिट्टी कैनाल के अंदर घुस चुकी है, सिल्ट कैनाल के अंदर घुस चुकी है उसको रिमूव कर रहे हो उसको बोलते हैं सिल्ट इजेक्टर। तो जो हेड रेगुलेटर है उससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिल्ट एक्सक्लूडर। हेड रेगुलेटर की कुछ डाउनस्ट्रीम साइड पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिल्ट इजेक्टर। इजेक्टर को आप क्या बोलते हो, एक्सट्रैक्टर भी बोलते हो। The entry of the silt into the canal which takes off from the head can be reduced by constructing silt control valve. Silt excluder constructed on the head of the river upstream of the head regulator. Clear water enters the head regulator. Silt water enters the silt excluder. Silt is removed from the water before it enters into the canal. Canal में enter होने से पहले silt को remove करते हैं। Devices which extract silt from the canal water after silted water traveled a certain distance in the canal, constructed on the head of the canal little downstream of the head regulator. Head regulator के कुछ डाउनस्ट्रीम पर आप लगाते हो सिल्ट इजेक्टर्स या एक्सट्रैक्टर। तो ये आपका सिल्ट एक्सक्लूडर है। पानी को कैनाल के अंदर घुसने से पहले ही आपने क्या किया, ये सिल्ट एक्सक्लूडर है, सारा पानी यहाँ से जो सिल्ट वाटर है वो यहाँ से जाने दिया और जो आपका कैनाल वाटर है वो आप इस साइड से ले जाओ। क्लियर है। तो सिल्ट वाटर आपने अलग कर दिया और सिल्ट फ्री वाटर आप कहाँ पे ले गए, कैनाल के अंदर, यहाँ से ले जाओ। नेक्स्ट है आपका कैनाल रेगुलेशन वर्क। तो जो डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स के पार्ट्स होते हैं वो हमने सारे देख लिए, ऑल द डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स पार्ट्स वी हैव कंप्लीटेड। अब बात करते हैं कैनाल रेगुलेशन वर्क्स। वाटर which enters into the main canal from the river is to be divided into different branches and distributaries in accordance with demand of the water. This process of distribution is termed as regulation work, which are constructed in order to control and regulate. जो कैनाल में पानी आया उस कैनाल में से मैंने आपको जब हम इरिगेशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था पहले आपकी मेन कैनाल थी, फिर आपकी ब्रांच कैनाल थी, फिर आपकी मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी थी, फिर आपकी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी थी, फिर आपका आउटलेट था, जिसके बाद फील्ड चैनल कंस्ट्रक्ट किए हुए। तो बेसिकली था क्या, ये आपको कैनाल वाटर को डिफरेंट डिफरेंट कैनाल्स में डाइवर्ट करना। क्लियर। तो पानी, कितना पानी इसके अंदर से इसके अंदर जाए, कितना पानी इधर से इधर जाए, कितना पानी इधर से इधर जाए और कितना पानी इधर जाए, तो उसके लिए आपने क्या किया है, आपने कैनाल रेगुलेशन वर्क्स को कंस्ट्रक्ट किया। ये क्या क्या रेगुलेट करते हैं, ये करते हैं कितनी डिस्चार्ज आगे जाएगा, कितना डेप्थ ऑफ फ्लो आगे जाएगा, कितनी वेलोसिटी होगी आपकी कैनाल के अंदर। ये सब स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या बना रखा है, रेगुलेशन वर्क्स। जो इंपॉर्टेंट रेगुलेशन वर्क्स है, जो इंपॉर्टेंट रेगुलेशन वर्क्स है वो क्या है, कैनाल फोल्स एंड ड्रॉप्स, कैनाल हेड रेगुलेटर, कैनाल क्रॉस रेगुलेटर, कैनाल एस्केप, मीटरिंग फ्लोस एंड कैनाल आउटलेट्स एंड कैनाल मॉड्यूल्स। नाम से ही सारी चीजें क्लियर होंगी। कैनाल ड्रॉप्स,
एक एक करके सारी चीजों को उठाते हैं। ड्रॉप्स या फॉल्स आप कहते हैं। आपका जो ग्राउंड स्लोप होता है ना वो स्टीप होता है, ये आपका ग्राउंड स्लोप है। लेकिन आपको जो कैनाल बनानी होती है वो एक ग्रेजुअल स्लोप पर कंस्ट्रक्ट करनी होती है, क्योंकि कैनाल का स्लोप ग्रेजुअल चाहिए आपको। तो कैनाल का स्लोप कैसा होता है, दिस इज द डिजाइन स्लोप ऑफ द कैनाल। तो अगर आप, ये आपका ग्राउंड है और आप कैनाल बना रहे हो यहाँ पर, तो होगा क्या, आपको यहाँ पे पियर्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। कैनाल बहुत ऊपर चली जाएगी और ग्राउंड बहुत नीचे रह जाएगा। तो आपको कैनाल को ग्राउंड के ऊपर ही बनाना है। तो आप क्या करते हो, आप कटिंग और फिलिंग करते हो। तो ये आपका अगर आपने कैनाल को, जो आपका डिजाइन स्लोप है वहां पे कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, तो कैनाल जाएगी ऐसे और ग्राउंड जाएगा ऐसे। तो आपको ऐसा तो कंस्ट्रक्ट करना नहीं है, आपको ग्राउंड के साथ साथ ही कंस्ट्रक्ट करनी है कैनाल को, हवा में तो बनाना नहीं है कैनाल को। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ तक गए, कैनाल बनाई, और आपने कैनाल में एक ड्रॉप प्रोवाइड किया, एक ड्रॉप प्रोवाइड किया। फिर आपने जो आपका डिजाइन स्लोप था वहां पर कैनाल बनाई, दिस इज द कैनाल। फिर आपने अगेन ड्रॉप प्रोवाइड किया, फिर आपने दोबारा से अपना कैनाल कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। बेसिकली आप कर क्या रहे हो, ताकि ग्राउंड के आसपास ही आपकी कैनाल बनी रहे, आपने क्या बनाया, ड्रॉप्स बनाए। और इन ड्रॉप्स को इस तरह से बनाया जाता है कि जो ये फिलिंग वर्क है, जो ये फिलिंग वर्क है और जो ये एक्सकेवेशन वर्क है, इनका वॉल्यूम बराबर निकल के है। जो ये फिलिंग वर्क है और जो ये एक्सकेवेशन वर्क है, इनका जो वॉल्यूम है वो बराबर निकलते हैं। तो अर्थ वर्क आपको कम से कम करना पड़े, कम से कम करना पड़े, कम से कम कॉस्ट निकल के आए। Whenever the available natural ground slope is steep than the design bed slope of the channel, the difference is adjusted by constructing vertical or sloping canal folds in the canal bed at suitable intervals. अभी आपको दिखाने के लिए ये दो जो कैनाल फॉल्स है या ड्रॉप्स हैं वो आपको बहुत पास पास दिख रहे हैं, बट दे आर इन किलोमीटर्स, वो किलोमीटर्स में निकल के आता है दोनों के बीच का डिफरेंस। दो ड्रॉप्स के बीच में, दो ड्रॉप्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो डिपेंड करेगा टोपोग्राफी ऑफ दैट एरिया। और उसको हम सेलेक्ट इस वे में करते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन और कॉस्ट ऑफ फिलिंग आपकी क्या निकल के है, कम से कम निकल के। नेक्स्ट है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्स। सबसे पहली फोल आती है आपकी ओगी फोल। तो बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो, मैं आपको नाम और उनकी जो भी विशेषताएं हैं वो आपको बताता चलता हूँ। तो ओगी फोल्स सर रॉबी कॉटले ने बनाई थी गंगा कैनाल के ऊपर। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, पहले कॉन्वेक्स होता है फिर कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव। यहाँ पे आप स्टोन पिचिंग करते हो, क्यों स्टोन पिचिंग करते हो, पहले ही आपका ड्रो डाउन होना शुरू हो रहा है, ड्रो डाउन आपका पहले ही हो रहा है, तो आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इरोजन हो सकता है। क्योंकि इरोजन हो सकता है तो आपने यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर दिया, स्टोन पिचिंग प्रोवाइड कर। क्लियर है। नेक्स्ट, क्योंकि पानी बहुत स्मूथली ट्रेवल करता है कॉन्वेक्स कॉनकेव सरफेस में, तो होता क्या है कि यहाँ पे पानी की एनर्जी लॉस नहीं होती। पानी ने एक हेड से नीचे दूसरे यहाँ तक आ गया, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे क्या कर देता है, एक्सकेवेशन कर देता है, स्कोरिंग कर देता है। तो यहाँ पे भी आपने क्या प्रोवाइड करना है, स्टोन पिचिंग प्रोवाइड करना है। तो ड्यू टू स्मूथ ट्रांजिशन काइनेटिक एनर्जी वाज नॉट डिसिपेटेड causing erosion on the downstream side. तो ओगी फोल अपस्ट्रीम पर भी इरोजन कराता है ड्यू टू दिस ड्रॉ डाउन, और डाउनस्ट्रीम पे भी इरोजन कराता है क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती ड्यू टू द स्मूथ ट्रांजिशन। दिस इज द ओगी फोल। क्या बफरिंग सभी की हो रही है? आई थिंक बफरिंग नहीं होनी चाहिए। मुझे साफ दिख रहा है। ओगी फॉल्स सर रॉबी आउटलेट गंगा कैनाल में बनाई थी, कॉन्वेक्स कॉनकेव सरफेस था, कॉन्वेक्स कॉनकेव सरफेस था, एनर्जी डिसिपेट नहीं हुई थी। अपस्ट्रीम पर भी क्या कराता है, इरोजन कराता है, डाउनस्ट्रीम पर भी इरोजन कराता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो ये देखो, ये कॉन्वेक्स सरफेस है और इसके नीचे ये कॉनकेव सरफेस है। तो दिस इज कॉन्वेक्स कॉनकेव सरफेसेस ओगी फोल्ड। नेक्स्ट है आपका ट्रेपेजॉइडल नॉच फोल्ड। ट्रेपेजॉइडल नॉच फोल्ड रीड ने बनाई थी 1894 पर। ये देखो, ये ट्रेपेजॉइड्स, तो पानी इनके थ्रू क्या करता है, ट्रेवल करता है। कैसे दिखते हैं, ये देखो, ये आपका ट्रेपेजॉइडल नोच है, इसके अलोंग आपका पानी क्या कर रहा है, फोल्ड कर रहा है। ये रही ट्रेपेजॉइडल फोल्ड्स। जब ये ट्रेपेजॉइडल फोल्ड्स होते हैं, इनमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये लिप को प्रोवाइड किया जाता है। ये देखो लिप, तो आगे तक एक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, बनाते हैं, इसको बोलते हैं लिप, ताकि आपके इसके अलोंग पानी ना जाए, पानी बाहर की साइड जाए। क्लियर है, तो ये होता है लिप।
आई थिंक आपको क्लियर होगा. The seal of notches are kept at upstream bed level of the canal. The jets could be designed to maintain normal water depth in upstream. Hence, tendency of erosion is reduced in this case. इस केस में टेंडेंसी ऑफ इरोजन जो होती है अपस्ट्रीम साइड टेंडेंसी ऑफ इरोजन नहीं होती. देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ इरोजन ऑन द अपस्ट्रीम साइड. नेक्स्ट है आपका वेल और सिलेंड्रिकल फोल. यहाँ पे आप क्या करते हो, ये पानी आ रहा था, आपने एक वेल को कंस्ट्रक्ट किया, इसके नीचे से फिर आपने पाइप के माध्यम से, पाइप कंट्रोल के माध्यम से पानी को ट्रेवल कराया. ये आपका आउटलेट वॉल है आपने यहाँ पे. तो कितना हेड लॉस हो गया, पहले हेड था ये, अब हेड है ये. दिस इज द इफेक्टिव फोल. ये आपका इफेक्टिव फोल होता है. In this type, water from the higher level is thrown in a well, which escape from the bottom. Energy is dissipated in the well. जो एनर्जी है वो सारी डिसिपेट हो जाती है इस वेल के अंदर, क्योंकि पानी इस वेल के पानी के अंदर गिरता है. They are suitable for low discharge. अगर डिस्चार्ज कम है तब आप ये प्रोवाइड करोगे, अगर डिस्चार्ज ज्यादा है तब प्रोवाइड नहीं करोगे. क्योंकि होगा क्या कि यहाँ पर आप पाइप बना रहे हो, तो पाइप का एक सर्टेन डायमीटर रख सकते हो, डायमीटर को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते पाइप का. तो होगा क्या कि पानी इसके ऊपर से आने लग जाएगा. तो अवॉइड दैट. आप जो लो डिस्चार्ज होते हैं और आपका फोल बहुत ज्यादा होता है, मतलब आपको पानी यहाँ से यहाँ लेके आना है, पानी काफी ऊपर से काफी नीचे लेके आना है, लेकिन डिस्चार्ज कम है, तब आप ये प्रोवाइड करते हो. द डाउनस्ट्रीम वेल इज नेसेसरी इन कैनाल ऑफ फॉल ग्रेटर देन. अगर आपकी फोल 1.8 मीटर, ये जो फोल है ये 1.8 मीटर से ज्यादा है, तब ये आउटलेट वेल बनाओगे, ये वाला वेल. नहीं तो डायरेक्टली पाइप के माध्यम से पानी चला जाएगा. क्लियर है. And discharge is not greater than 0.29 meter cube per second. Commonly used as tail escape. इसका आपको डायग्राम नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ग्राउंड के अंदर बनाया है आपने स्ट्रक्चर. तो इसका रियल एग्जांपल तो है नहीं मेरे पास. तो ये देखो, ये रहा, यहाँ से पानी आया वेल के अंदर, फिर पाइप के माध्यम से डायरेक्ट चला गया. क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पे जो डेप्थ है वो कम, फोल की जो डेप्थ है वो कम है. अगर डेप्थ ज्यादा होगी, डेप्थ इज मोर, then you have to provide one. यहाँ पर भी एक वेल प्रोवाइड करना पड़ेगा, डाउनस्ट्रीम वेल, जिसको आप आउटलेट वेल बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका वर्टिकल या सारदा फोल. दिस टाइप ऑफ फोल इज यूज्ड इन सारदा यूपी कैनाल, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज सारदा फोल. देन अ रेज फेस. यहाँ पे एक रेज फेस है, डायरेक्टली वाटर गिरता है किस पे, वाटर कुशन के ऊपर. आपने यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रखा है, वाटर कुशन, ताकि पानी जो है अपनी एनर्जी को क्या कर पाए, डिसिपेट कर पाए. लेकिन क्योंकि कोई हाइड्रोलिक जंप नहीं बनती है, तो एनर्जी डिसिपेशन इतना हो नहीं पाता जितना आपको रिक्वायर्ड होता है. केवल वाटर कुशन से एनर्जी डिसिपेट नहीं होती. इन दिस टाइप हाई क्रेस्टेड फोल, नेप फोल इनटू द वाटर कुशन बिलो. नेप फोल कौन सी होती है? जो डायरेक्टली आपका पानी इस तरह से गिरता है, इसको बोलते हैं नेप. पानी को जब आप छोड़ते हो तो पानी जो भी शेप बनाता है उसको बोलते हैं नेप फॉर्म, वाटर नेप. ये आपका इकोनॉमिकल है, सिंपल है, डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन. तो आपने केवल क्या बना दिया, एक वर्टिकल स्ट्रक्चर बना दिया और पानी डायरेक्टली क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है. आपको कंक्रीट फ्लोरिंग क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आपको वाटर कुशन प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि इसकी एनर्जी क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए थोड़ी बहुत. नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट ग्लेसिस फोल. एक था वर्टिकल फोल, वर्टिकल फोल के बाद आता है स्ट्रेट ग्लेसिस फोल. आपने क्या बनाया, एक सेगमेंट बनाया, स्ट्रेट स्लोपिंग ग्लेसिस. तो ये जो स्लोपिंग ग्लेसिस होता है ना, जैसे आप बचपन में जिस झूले पे झूलते थे, ऐसे झूलते हुए आते थे, उसी को बोलते हैं ग्लेसिस. तो ये है स्ट्रेट ग्लेसिस. स्ट्रेट ग्लेसिस में आप क्या करोगे, यहाँ पे एक रेस्ड रेस्ट पोर्शन बनाओगे, यहाँ पे वाटर कुशन बनाओगे. तब अब होता क्या है कि जो हाइड्रोलिक जंप है उसको आपको यहीं पर करवाना होता है. ये जो ग्लेसिस है इसके ऊपर ही आपको हाइड्रोलिक जंप को कराना है, कॉजिंग सफिशिएंट एनर्जी डिसिपेशन, ताकि आपके एनर्जी डिसिपेशन इसके ऊपर ही अच्छा खासा हो जाए. क्लियर है. सो इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट ग्लेसिस प्रोवाइडेड विद अ रेस्ड स्ट्रेस लेवल. रेज स्ट्रेस लेवल के साथ आप प्रोवाइड करते हो. फॉर डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, अ वाटर कुशन इज प्रोवाइडेड. डिसिपेशन के लिए आपने वाटर कुशन प्रोवाइड कर रखा है और हाइड्रोलिक जंप को आप इस ग्लेसिस के ऊपर ही करवाने की कोशिश करते हो. नेक्स्ट है आपका मोंटेग्यू टाइप फोल. वहां पे क्या था, स्ट्रेट की जगह अगर आपने पैराबोलिक ग्लेसिस दे दी, तो जैसे आज के टाइम पे आपने देखे होंगे स्लाइड्स कैसी होती है, जो वाटर स्लाइड्स है वो ऐसी होती है. तो ये क्या होता है, ये होता है पैराबोलिक. अगर आपने यहाँ पे पैराबोलिक पोर्शन दे रखा है, इसको बोलते क्या है, मोंटेग्यू टाइप. क्लियर है. यहाँ पर क्या सेम है, बस स्ट्रेट, यहाँ पे भी रेस्ड क्रेस्ट है. वाटर कुशन प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपके हाइड्रोलिक जंप यहीं पे फॉर्म हो जाता है. क्लियर है. हाइड्रोलिक जंप फॉर्म ऑन द ग्लेसिस इटसेल्फ. नेक्स्ट है आपका इंग्लिश और बैफल फोल. इंग्लिश और बैफल फोल क्या है, हियर ग्लेसिस इज स्ट्रेट
जो स्ट्रेट ग्लेसिस था वो तो सेम रहता है, पहले क्या था स्ट्रेट ग्लेसिस, स्ट्रेट ग्लेसिस को मॉडिफाई किया मोंटेग्यू टाइप में, फिर इसको भी मॉडिफाई किया कि आपने रखा तो स्ट्रेट ग्लेसिस ही, इसके बाद स्ट्रेट ग्लेसिस में क्या हो रहा था, आपका पानी एनर्जी को डिसिपेट नहीं कर पा रहा था। अब क्या होगा, यहाँ पर आपने क्या प्रोवाइड कर दी, बैफल वॉल्स प्रोवाइड कर दी, यू प्रोवाइड दी बैफल वॉल्स, एंड ड्यू टू दिस बैफल वॉल्स, यहाँ पे स्ट्रेट ग्लेसिस है, यहाँ पे बैफल वॉल्स है, इसके कारण एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, जैसे ही एनर्जी डिसिपेट होगी आगे कोई टर्बुलेंस नहीं होगी, देयर विल बी नो टर्बुलेंस। जैसे स्ट्रेट है स्लोपिंग है, बैफल वॉल प्रोवाइड करते हैं टू डिसिपेट एनर्जी देयर बाय रिड्यूसिंग टेंडेंसी ऑफ स्कोरिंग। कैसी वॉल्स होती हैं ये, तो ये आपका स्ट्रेट ग्लेसिस है, स्ट्रेट ग्लेसिस के बाद आपने क्या प्रोवाइड कर दी, ये बैफल वॉल्स प्रोवाइड कर दी, ताकि आपका जो पानी की एनर्जी है वो क्या हो जाए, डिसिपेट हो जाए, कम हो जाए। नेक्स्ट है आपका रैपिड फॉल। रैपिड फॉल में क्या होता है, सेम है जो आपका स्ट्रेट ग्लेसिस था, सेम है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। प्रोवाइडेड व्हेन नेचुरल ग्राउंड लेवल इज इवन एंड रैपिड, दिस रैपिड फॉल इज सुटेबल, इट कंसिस्ट फॉर दिस लॉन्ग स्लोपिंग ग्लेसिस। ये जो स्लोपिंग ग्लेसिस है ये बहुत ही लंबा होता है, उस केस में आप रैपिड फॉल प्रोवाइड करो। तो या तो आप इसको लंबा बना दो, नहीं तो आप क्या करो, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है रैपिड फॉल, रैपिड फॉल का नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है स्टेप्ड फॉल। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रैपिड फॉल। या तो आप क्या करते, यहां से यहां तक बहुत ही लंबा क्या बनाते, स्ट्रेट ग्लेसिस बनाते। स्ट्रेट ग्लेसिस ना बनाते हुए आपने क्या किया, आपने छोटे छोटे ड्रॉप्स प्रोवाइड कर, छोटे छोटे ड्रॉप प्रोवाइड कर, छोटे छोटे ड्रॉप, छोटे 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 ड्रॉप प्रोवाइड कर दिए, आपकी जो एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, डिसिपेट हो जाएगी। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ वर्टिकल ड्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स प्रोवाइडेड व्हेन स्लोपिंग ग्राउंड इज वेरी लॉन्ग एंड रिक्वायर अ लॉन्ग बेसिस। दिस इज नोन एज स्टेप्ड फॉल्स। ये आप देख रहे हो, ये एक स्टेप है, फिर ये एक स्टेप है, फिर ये एक स्टेप है, फिर इसके नीचे एक स्टेप है, और फिर आपका पानी क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। दिस इज नोन एज द स्टेप्ड फॉल। अब इन सभी फॉल्स के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से मेजरली क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, इफ कैनाल फॉल्स आर यूज्ड टू मेजर द डिस्चार्ज, अगर कैनाल फॉल्स जहाँ पे है वहीं पर आप एनर्जी, वहीं पे आप डिस्चार्ज की मेजरमेंट कर रहे हो, उस कैनाल फॉल को नाम दिया जाता है मीटर फॉल। एंड इफ इट इज नॉट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज, इट इज नोन एज नॉन मीटर फॉल। अगर आप वहां पर डिस्चार्ज मेजर कर रहे हो कैनाल फॉल के वहां पे, तो उसको बोलेंगे मीटर फॉल, नहीं कर रहे नॉन मीटर फॉल। जो वर्टिकल ड्रॉप फॉल थी आर सुटेबल फॉर डिस्चार्ज अप टू 15 मीटर क्यूब पर सेकंड एंड अ ड्रॉप ऑफ 1.5 मीटर। जो वर्टिकल ड्रॉप फॉल थी, जो शारदा फॉल थी, वो केवल कहां पर कितने डिस्चार्ज के लिए होता है, 15 मीटर क्यूब पर सेकंड के लिए होता है, और ड्रॉप होता है आपका 1.5 मीटर। जो स्ट्रेट ग्लेसिस टाइप फॉल थी वो हाई एनर्जी लॉस ऑफ डिस्चार्ज के लिए आप यूज कर सकते हो अप टू 60 मीटर क्यूब पर सेकंड। अगर आपका डिस्चार्ज 60 मीटर क्यूब पर सेकंड है तब भी आप स्ट्रेट ग्लेसिस टाइप ऑफ फॉल को प्रोवाइड कर सकते हो। जो बैफल वॉल्स है मे बी यूज फॉर ऑल डिस्चार्जेस एंड ड्रॉप ऑफ 1.5। सभी डिस्चार्जेस के लिए अगर आपकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, डिसिपेट नहीं हो रही है, तो आप बैफल वॉल्स को प्रोवाइड कर सकते हो। देन वेल टाइप फॉल्स आर सुटेबल फॉर लो डिस्चार्ज एंड हाई ड्रॉप्स। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, वेल टाइप फॉल केवल तभी प्रोवाइड करोगे जब डिस्चार्ज कम होगा और ड्रॉप क्या होगा, हाई होगा। नेक्स्ट आपको पता है कैनाल हेड रेगुलेटर क्या है, जो पेरेंट चैनल है उसी में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस रेगुलेटर, और जो स्मूथली आप बाहर कैनाल में पानी ट्रेवल कराते हो तो कैनाल के हेड पर जो लगता है उसको बोलते हैं कैनाल हेड रेगुलेटर। वन 1.8 मीटर से ज्यादा है, वो था 1.8 मीटर से अगर ज्यादा हाइट होगी तो डोंट मिक्स द कॉन्सेप्ट्स। 1.8 मीटर से ज्यादा हाइट होगी तब आप इस आउटलेट वेल को बनाओ। यहाँ पे बात हो रही है आउटलेट वेल बनाना है या नहीं बनाना, क्लियर। नेक्स्ट है जो ट्रांजिशन होना चाहिए पेरेंट चैनल से ब्रांच कैनाल में, वो कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल को 0 रखते हो और फिर स्लाइटली एंगल को क्या करते चले जाते हो, मूव ऑन कराते चले जाते हो, या आप क्या करते हो दोनों चैनल्स को ही डाइवर्ट करा दो, या तो दोनों चैनल्स को डाइवर्ट करा दो, या अगर एक चैनल स्ट्रेट जा रहा है तो जो ट्रांजिशन होना चाहिए पानी का वो कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। ट्रांजिशन विल हैव टू बी प्रॉपर्ली डिजाइन सो एज टू अवॉइड सिल्टिंग एंड स्कोरिंग, ताकि ना आपकी सिल्टिंग हो ना आपकी स्कोरिंग हो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है तो कैनाल हेड एंड क्रॉस रेगुलेटर, आप क्लियर होंगे आई थिंक। नेक्स्ट है आपका कैनाल एस्केप, साइड चैनल कंस्ट्रक्टेड टू रिमूव सरप्लस वाटर फ्रॉम द इरिगेशन चैनल इनटू द नेचुरल ड्रेन। अगर किसी भी कारणवश आपकी कैनाल के अंदर पानी बहुत ज्यादा आ गया
तो उस एक्सेस वाटर को अगर आपको रिमूव करना है तो कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ कैनाल एस्केप। नाम से ही समझ में आ रहा है एस्केप। एस्केप मतलब जो एक्स्ट्रा चीज है उसको बाहर निकालना। जो एक्स्ट्रा वाटर है वो किस किस कारण से आ सकता है? सम मिस्टेक और डिफिकल्टी इन रेगुलेशन ऑफ द हेड। ये कैनाल थी, फिर ये कैनाल थी, फिर ये कैनाल थी, फिर ये कैनाल थी। और मान लिया यहाँ पे जो हेड रेगुलेटर है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बंद हो गया है, यहाँ से इसके बाहर पानी नहीं जा रहा। अब यहाँ से तो पानी कंटिन्यूसली आ रहा है, तो कंटिन्यूसली आ रहा है तो यहाँ पे पानी क्या कर सकता है? फ्लड कर सकता है आसपास के एरिया। तो आपको इस फ्लड को अवॉइड करना है, तो आप क्या करोगे? इसके अपस्ट्रीम पर जो भी कैनाल एस्केप होंगे उनको ओपन कर दोगे। कैनाल एस्केप कहाँ पे बनाते हो? जहाँ पे भी नेचुरल ड्रेन होता है, तो यहाँ से पानी सीधा नेचुरल ड्रेन में चला जाता है, आसपास का एरिया फ्लड नहीं होता। तो नेचुरल ड्रेन में पहुंचाने के लिए आपने क्या किया? तो हो गया सम मिस्टेक्स और डिफिकल्टी इन रेगुलेशन ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल। अगर बारिश ज्यादा हो गई तो हो सकता है कैनाल में पानी बढ़ जाए, तो आपको कैनाल एस्केप को ओपन करना पड़ेगा। सडन क्लोजर ऑफ आउटलेट बाय द कल्टीवेटर। कल्टीवेटर के लिए आपने पानी छोड़ा हुआ था कैनाल के अंदर, कल्टीवेटर ने आउटलेट को बंद कर दिया। होगा क्या? अब कैनाल के अंदर पानी तो कंटिन्यूसली आ रहा है, तो कैनाल के जो एम्बैंकमेंट्स है उनको फ्लड करके पानी बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, तो आप क्या करोगे? आप एस्केप को खोल दोगे। ड्यू टू सडन ब्रीच एट द डाउनस्ट्रीम साइड। ये आपकी कैनाल थी, यहाँ पर कहीं ब्रीच आ गया, जैसे ब्रीच आया सारा पानी बाहर बह रहा है, तो आपको उस फील्ड में पानी को नहीं जाने देना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्लड आ जाएगा। इस फ्लड को अवॉइड करना है, आप यहाँ पे कैनाल एस्केप ओपन कर दो अपस्ट्रीम साइड, ताकि आपका जो नेचुरल ड्रेन के अंदर पानी है वो निकल जाए। ये दो तरह के आपके कैनाल एस्केप होते हैं, पहला होता है बियर टाइप, दूसरा होता है रेगुलेटर और स्लूइस टाइप। तो ये जो बने हुए हैं ये आपको दिख रहे होंगे। जो क्रेस्ट आपने बनाया, जो भी आपका फुल सप्लाई लेवल है, इसके ऊपर जो भी पानी जाएगा वहां पर गेट और शटर प्रोवाइड करते हो, गेट को खोल देते हो, पानी निकल जाता है। लेकिन क्या ये जो नीचे वाला पानी है इसको पूरा एम्प्टी करा सकते हो? आप कैनाल को फुल एम्प्टी नहीं करा सकते। कहां तक एम्प्टी करा सकते हो? केवल फुल सप्लाई लेवल तक। बेसिकली ये एक तरह से क्या है? वियर टाइप है। और ये क्या है? ये आपका बैराज टाइप है। जो रेगुलेटर और स्लूइस टाइप है, ये एक तरह से बैराज टाइप है। यहाँ पे क्या है? इस गेट को ओपन करते हो, दिस इज द गेट। जैसे ही आप इस गेट को ओपन करते हो, कैनाल को आप फुली एम्प्टी करा सकते हो। जो कैनाल की सिल्ट है वो भी आपकी क्या चली जाती है? कैनाल एस्केप के माध्यम से एस्केप कर जाती है। क्लियर है? Seal of the escape kept at canal bed level. Flow controlled by the gates used for completely emptying the canal. In this escape designed for storing of excess bed silt, it is termed as scoring escape. इसको आप scoring escape भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिल्ट भी रिमूव हो जाती है, इसमें सिल्ट रिमूव नहीं होती है वियर टाइप में। नेक्स्ट है आपका मीटरिंग फ्लूम्स। नाम से ही समझ में आ रहा है मीटरिंग करना। मीटरिंग का मतलब होता है मेजर करना। अगर आप अपने डिस्चार्ज, आप कहीं पर भी डिस्चार्ज को मेजर करना चाहते हो, तो ये रिवर जा रही थी, सॉरी कैनाल, हम तो कैनाल की बात कर रहे हैं, ये कैनाल जा रही थी, कैनाल में आपको डिस्चार्ज को मेजर करना है, तो आप या तो पूरे के अलोंग अपना स्ट्रक्चर को बनाओगे मेजर करने के लिए, या आप क्या करोगे? आप इसको स्मूथली, ये कैनाल जा रही थी, इसको स्मूथली इसके विड्थ को कम करोगे और फिर यहां पर आप डिस्चार्ज मेजर करोगे। तो आपने क्या किया? डिस्चार्ज मेजरिंग स्ट्रक्चर लगाया। डिस्चार्ज मेजरिंग स्ट्रक्चर्स के लिए आपने ये शेप आपने देखी होगी एफएम में, इसको बोलते क्या है? वेंचुरी मीटर। इसको बोलते हैं वेंचुरी फ्लूम, नॉन मॉड्यूलर ड्राउन फ्लूम। यहाँ से आप डिस्चार्ज कैसे निकालते हो? ये आपने फॉर्मूला पढ़ लिया होगा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। देन स्टैंडिंग वेव फ्लूम, मॉड्यूलर फ्री फ्लो फ्लूम, यहाँ से आप डिस्चार्ज को मेजर करते हो, यहाँ से। तो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन कैनाल फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज एक्यूरेटली, आर्टिफिशियली फ्लूम्ड सेक्शन ऑफ चैनल व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द डिस्चार्ज। इन इसको सेक्शन को बोलते हैं फ्लूम चैनल्स। क्लियर है? यहाँ पे आप डिस्चार्ज को क्या कर लेते हो? मेजर कर लेते हो। तो ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया क्या करने के लिए? डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। दीज आर टर्म्ड एज मीटरिंग फ्लूम्स। तो अगर आप डायरेक्टली जो पानी ट्रेवल कर रहा है उसको डायरेक्टली मेजर कर रहे हो, वेंचुरी फ्लूम। आप इस पानी को यहाँ से वेल के अंदर लेके जा रहे हो और वेल में स्टिलिंग सरफेस बना के उसको मेजर कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव फ्लूम। क्लियर है? वेट अ सेकेंड।
अब आ रही है? अब बताओ। नाउ, यस नो? चलिए ठीक है। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो मीटरिंग फ्लूम्स क्या था, जहां पे आप डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए जो अभी आप स्ट्रक्चर बना देते उनको बोलते हैं मीटरिंग फ्लूम्स। नेक्स्ट है आपका कैनाल आउटलेट्स और मॉड्यूल्स। आउटलेट्स को ही आप मॉड्यूल बोलते हो। जो आपकी मेजर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी थी, उसके बाद जो आपने ये फील्ड चैनल बनाया था, किसने? कल्टीवेटर ने। यहाँ पर आपने आउटलेट बनाया था। आपको यहाँ पे डिस्चार्ज को मेजर करना है कि हम कितना पानी एक कल्टीवेटर को सेंड कर रहे हैं, तो उसको मेजर करना है डिस्चार्ज को, और एक अमाउंट आपको क्या करना है, इस कैनाल आउटलेट से बाहर भेजना है। तो आपको पानी भी बाहर भेजना है, उसको मेजर भी करना है, इसको बोलते हैं आउटलेट। तो आपको इस आउटलेट को प्रॉपरली डिजाइन करना होगा। तो कैनाल आउटलेट्स और मॉड्यूल्स, स्ट्रक्चर एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स टू कनेक्ट इट विद द माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। ये डिस्ट्रीब्यूटरी है या माइनर है, और ये आपका क्या है? फील्ड चैनल है। तो फील्ड चैनल के हेड पे आपने जो स्ट्रक्चर बनाया इसको बोलते हैं आउटलेट। जो गुड मॉड्यूल है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पहली, गवर्नमेंट की और कल्टीवेटर दोनों की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करना चाहिए। मतलब कल्टीवेटर को सफिशिएंट पानी मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को सफिशिएंट जो भी पानी भेज रहे हैं उसको मेजर करना आना चाहिए। शुड ड्रॉ फेयर शेयर ऑफ सिल्ट। जितना पानी इसके अंदर आ रहा है उतनी, मतलब अगर यहाँ पे 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड है और यहाँ पे कंसंट्रेशन है 1 मिलीग्राम पर लीटर, तो यहाँ पे जो पानी जा रहा है यहाँ पर डिस्चार्ज तो कम होगा, डिस्चार्ज विल बी लेस, बट जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? इट शुड बी 1 mg/लीटर। कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए, मतलब जितना शेयर ऑफ सिल्ट पानी के अंदर कैनाल के अंदर है उतनी ही कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, शुड बी रिलायबल एंड रोबस्ट। रिलायबल होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये टूट गया, आउटलेट टूट गया, कल्टीवेटर मजे में फ्री में पानी ले रहा है, या कल्टीवेटर ने इसके साथ छेड़छाड़ कर दी, कल्टीवेटर आराम से पानी निकाल रहा है, गवर्नमेंट को पैसा ही नहीं मिल रहा है। तो इट शुड बी रिलायबल एंड रोबस्ट। अवॉइड इंटरफेरेंस बाय द कल्टीवेटर। अगर कल्टीवेटर को इंटरफेरेंस करता है तो नहीं, उसके द्वारा नहीं किए जानी चाहिए। देन शुड बी सिंपल एंड इजी टू मेंटेन। इसका डिजाइन सिंपल होना चाहिए और मेंटेन करने के लिए आसानी होनी चाहिए। कोस्ट शुड बी लेस एंड एफिशिएंट इवन विद लो हेड। अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वहां पे लो हेड है तब भी सफिशिएंट पानी आपका क्या होना चाहिए? डिस्चार्ज मिलना चाहिए आपको। कहां से? आउटलेट से। इट शुड फिट वेल टू द डिसाइडेड प्रिंसिपल ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी पानी जिस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है उस तरीके से आपके ये आउटलेट से पानी निकलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी माइनर है, एक आउटलेट यहाँ पर 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 है, एक आउटलेट यहाँ पर। तो जब आप यहाँ से कैनाल से पानी सेंड करोगे तो होगा क्या कि कुछ पानी यहाँ से भेजना है आपको, कुछ पानी यहाँ से भेजना है, कुछ पानी यहाँ से भेजना है और कुछ पानी यहाँ से भेजना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से जो डिस्चार्ज है वो जा रहा है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इस बेचारे को डिस्चार्ज मिल रहा है 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और इस बेचारे को तो केवल कितना मिल रहा है? 0.005 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डिस्चार्ज सेम मिलना चाहिए। इट शुड फिट वेल टू द डिसाइडेड प्रिंसिपल ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कितना पानी देना है, इसको कितना पानी देना है और इसको कितना पानी देना है, ये क्या होना चाहिए? बराबर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं मिलना चाहिए किसी को ज्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, डिस्चार्ज टू द आउटलेट इज लेस देन 1085 क्यूमेक्स। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए लिखा था 1.5.005। इन जनरल जो डिस्चार्ज होता है आउटलेट से वो कितना होता है? 0.085 मीटर क्यूब पर सेकेंड से कम होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, आउटलेट कितने तरह के होते हैं? आउटलेट आपके 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है नॉन मॉड्यूलर, दूसरा होता है सेमी मॉड्यूलर, तीसरा होता है रिजिड मॉड्यूलर। नॉन मॉड्यूलर आउटलेट वो आउटलेट होता है, ये आउटलेट है, दिस इज द आउटलेट, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटरी है और ये आपका वाटर कोर्स है। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी में डेप्थ है, ये आपकी वाटर कोर्स में डेप्थ है। तो अगर आपके आउटलेट से कितना डिस्चार्ज जाएगा वो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नॉन मॉड्यूलर आउटलेट वो केवल और केवल डिस्ट्रीब्यूटरी पर डिपेंड कर रहा है। सेमी मॉड्यूलर आउटलेट वो ना इस पर डिपेंड कर रहा ना इस पर डिपेंड कर रहा, रिजिड मॉड्यूलर। क्लियर?
नॉन मॉड्यूलर आउटलेट कौन से होते हैं? वो आउटलेट जो दोनों डिस्ट्रीब्यूटरी में कितनी डेप्थ है पानी की और वाटर कोर्स में कितनी डेप्थ है पानी की, दोनों पे डिपेंड करता है। सेमी मॉड्यूलर आउटलेट वो आउटलेट है जिसके थ्रू जो डिस्चार्ज है वो केवल डेप्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी पर डिपेंड करता है, और जो रिजिड मॉड्यूल है वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। अब इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नॉन मॉड्यूलर का एग्जाम्पल है ओपन स्विच ग्राउंड पाइप आउटलेट, सेमी मॉड्यूलर का एग्जाम्पल है पाइप आउटलेट वेंचुरी फ्लूम ओपन फ्लूम ओरिफिस सेमी मॉड्यूल। रिजिड मॉड्यूल का एग्जाम्पल है गिब्स मॉड्यूल खन्ना मॉड्यूल्स एंड फुस मॉड्यूल। नाम आपको याद होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सा चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका, इन मॉड्यूल्स की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए आपके पास दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी, एक होता है सेंसिटिविटी। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है। तो ये आपका आउटलेट था, दिस इज योर आउटलेट। तो आउटलेट के ऊपर जो हेड होता है उसको बोलते हैं कैपिटल एच, डिस्ट्रीब्यूटरी में जो डेप्थ होती है उसको बोलते हैं वाई, उसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है rate of change of discharge of the outlet to the rate of change of discharge in the distributor। मतलब कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है आपके आउटलेट से, अगर हम कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटरी से। अगेन डिस्चार्ज कितना चेंज हो रहा है वो नहीं, डिस्चार्ज के चेंज होने का जो रेट है वो कैसे वेरी कर रहा है। अगर आपके रेट डिस्चार्ज है वो इसमें चेंज हो रहा है और आपका डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूटरी में चेंज हो रहा है, तो डिस्चार्ज के चेंज होने का जो रेट है उसका रेशियो एट द आउटलेट एंड इन द डिस्ट्रीब्यूटरी इज नोन एज व्हाट? फ्लेक्सिबिलिटी। उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन द डिस्ट्रीब्यूटरी इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी। dq by q dq by q। अब डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट को हम लिखते हैं ch की पावर m, डिस्चार्ज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटरी को लिखते हैं ky की पावर m। देन जब हम इनको सोल्व करते हैं तो हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी निकल के आता है वो निकल के आता है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी इज इक्वल्स टू में m by n y by h dh अपॉन में dy। अब हमने मान लिया कि जितना dy चेंज हुआ है उतना ही dh चेंज हुआ है। dh और dy का जो चेंज है मतलब आउटलेट पे जो हेड है वो जितना चेंज हुआ है उतना ही डिस्ट्रीब्यूटरी में डेप्थ चेंज हुई है। तो अगर इन दोनों को सेम मान लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा। तो आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है इट इज व्हाट? m by n y by h, where this m is what? आउटलेट इंडेक्स, n is what? चैनल इंडेक्स। m आपका आउटलेट इंडेक्स है और n आपका क्या है? चैनल इंडेक्स। नेक्स्ट है आपका, जो आपका आउटलेट इंडेक्स होता है m, वो डिपेंड करता है केवल किस तरह का आउटलेट है, नॉन मॉड्यूलर आउटलेट है, सेमी मॉड्यूलर आउटलेट है या मॉड्यूलर आउटलेट है। जो आपका चैनल इंडेक्स है, नाम से ही समझ में आ रहा है चैनल, ये डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैनल। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटरी है वो रेक्टेंगुलर है, ट्रेपेजॉइड है, ट्रायंगुलर है, ऑक्टागोनल है या कैसा शेप है। क्लियर? नेक्स्ट है प्रोपोर्शनैलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से ही वर्ड निकला है प्रोपोर्शनैलिटी। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी 1 हो जाए, अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी 1 हो जाए मतलब rate of change of discharge of the outlet is equal to the rate of change of discharge to the distributary, then flexibility is 1। और जैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी 1 हो जाता है आपका प्रोपोर्शनल आउटलेट हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को अगर आप 1 पुट करोगे तो यू विल गेट m by n is equals to में h upon y या h upon y is equals to में m by n, आउटलेट इंडेक्स अपॉन चैनल इंडेक्स। प्रोपोर्शनैलिटी के बाद जो नेक्स्ट आपकी कॉन्सेप्ट है दैट इज सेटिंग। सेटिंग इज द रेशियो ऑफ h upon y, head at the outlet divided by depth of distributary is known as what? इसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ द आउटलेट। और अगर आपका प्रोपोर्शनल आउटलेट है तो h by y किसके बराबर हो जाता है? m by n। सेटिंग इज इक्वल्स टू में h upon y which is equals to में m upon n for the proportional outlet। क्लियर है? नेक्स्ट एक तो होता है प्रोपोर्शनल आउटलेट। प्रोपोर्शनल आउटलेट के बाद होता है आपका, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर देन 1 है इट इज हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लेस देन 1 है इट इज सब प्रोपोर्शनल आउटलेट। क्लियर? तो सेटिंग, फ्लेक्सिबिलिटी अगर 1 से ज्यादा है तो सेटिंग हो जाएगी m by n से कम। तो इसका मतलब सिल प्लेस एट हायर लेवल, सिल यहाँ पर होगी, ये जो आउटर सिल है ये होगा किस केस में? जब फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर देन 1 है। जब फ्लेक्सिबिलिटी लेस देन 1 है तो आउटर सिल लोअर होगी, मतलब ये होगा, ये यहाँ पर आउटलेट, ये जो सिल है ये उठ के यहाँ पे आ जाए। जो सिल है वो ऊपर होता है अगर फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर देन 1 है, सिल आपका नीचे होता है अगर फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? लेस देन 1। ये देख लेना, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे यहाँ से किया।
नेक्स्ट है, ये आपको याद रखना है दैट वाइट ट्रेपेजोइडल चैनल के लिए जो आपका चैनल इंडेक्स होता है दैट इज 5/3। ओरिफिस टाइप आउटलेट और वियर टाइप आउटलेट के लिए आपको आउटलेट इंडेक्स याद रखना है 0.5 एंड 1.5 रेस्पेक्टिवली। फिर वो आपसे क्या पूछता है, वो सेटिंग पूछता है। सेटिंग पूछता है प्रोपोर्शनल आउटलेट की, हैविंग आइदर वियर टाइप आउटलेट और ओरिफिस टाइप आउटलेट, एंड डिस्ट्रीब्यूटरी की जो शेप है दैट इज ट्रेपेजोइडल। तो ओरिफिस के लिए, प्रोपोर्शनल के लिए, ट्रेपेजोइडल चैनल की जो सेटिंग होती है दैट इज 0.3 एंड वियर टाइप के लिए होती है 0.9। कुछ नहीं है, एम बाई एन रखना है। एम बाई एन यहाँ से एम बाई एन, एम बाई एन जब ऐसे रखोगे तो आपको मिल जाएगा, यू विल गेट दिस सेटिंग। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ये याद रखना है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। जिन पर भी स्टार लगा हुआ है ये तीनों और ये दोनों, ये आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपकी सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आउटलेट में डिस्चार्ज का रेट जो चेंज हो रहा है उसकी रेशियो किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटरी में जो डेप्थ है वो कैसे चेंज होती है। तो जब हम यहां से इसको अगेन सोल्व करते हैं तो वी गेट व्हाट, दैट सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू में n टाइम्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, वेयर n इज व्हाट, दिस इज चैनल इंडेक्स। तो सेंसिटिविटी जो है वो n टाइम्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। अब जो आपका सेंसिटिविटी है मॉड्यूलर और रिजिड आउटलेट के लिए, मॉड्यूलर और रिजिड आउटलेट एक ही बात है। जब रिजिड आउटलेट होगा तो रिजिड आउटलेट में क्या होता है, ये आपका आउटलेट है, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी है और ये आपका वाटर कोर्स है। तो आपको पता है कि जब हमारा रिजिड आउटलेट होता है ना वो इसकी डेप्थ पर डिपेंड करता है ना वो इसकी डेप्थ पर डिपेंड करता है। तो इसके अलोंग आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इस डेप्थ के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। जब डिपेंड ही नहीं कर रहा तो सेंसिटिविटी जीरो, सेंसिटिविटी आपकी जीरो होती है। किसके लिए, रिजिड मॉड्यूल्स के लिए, जिसको आप मॉड्यूलर आउटलेट्स भी बोलते हैं। क्लियर, सो दिस कंप्लीट्स योर मॉड्यूल्स की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, सेटिंग, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, सेंसिटिविटी। लास्ट वन इज सेंसिटिविटी। बस ये वाला याद रख लेना, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। दैट सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू में चैनल इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय द फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है आपके कन्वेयंस स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क बोलते हैं कैनाल फ्लोज के लिए। कैनाल कैरी वाटर अक्रॉस द वाटर बॉडीज एंड आर्टिफिशियल ऑब्स्टेकल्स। क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज जनरली कॉस्टली कंस्ट्रक्शन एंड इट मस्ट बी अवॉइडेड एज पॉसिबल। जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, ये कैनाल जा रही है, इसके क्रॉस में कोई भी चीज नहीं जानी चाहिए, अवॉइड करना है। लेकिन अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे हो तो यू हैव टू प्रोवाइड, आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। रिवर के ऊपर आपको ब्रिज बनाना ही पड़ेगा अगर आपको एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना है। तो अगर क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाना पड़ रहा है तो यू शुड कंस्ट्रक्ट, आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप अवॉइड कर सकते हो तब तक आप अवॉइड करो। अब आपको पता है कि रिज कैनाल में इसकी रिक्वायरमेंट सबसे कम होती है और कंटूर कैनाल में इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है क्रॉस ड्रेनेज वर्क, क्योंकि नेचुरल ड्रेनेज जो है वो कंटूर कैनाल्स को बार बार कट करते हैं। अब कंटूर कैनाल, रिज कैनाल क्या होता है वो पहले पढ़ चुके हैं, दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर। जो आप कन्वेयंस स्ट्रक्चर्स बनाते हो कैनाल की फ्लो के लिए वो कौन कौन से होते हैं, पाइप कंडुइट, कल्वर्ट, इन्वर्टेड साइफन। अब ये आप पहले भी देख चुके हो कि कोई रिवर जा रही है, इसके ऊपर आपने रोड का कंस्ट्रक्शन किया तो इसके नीचे आप क्या बना सकते हो, पाइप कंडुइट बना सकते हो, कल्वर्ट बना सकते हो और इन्वर्टेड साइफन बना सकते हो। देन अगर ये कैनाल है और यहाँ से नेचुरल ड्रेन जा रही है तो आपके पास एक्वेडक्ट्स बना सकते हो, साइफन एक्वेडक्ट, सुपर पासेज, कैनाल साइफन या लेवल क्रॉसिंग बना सकते हो। और अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनाने हैं, इन स्ट्रक्चर को बनाने से पहले ये कैनाल जा रही है तो कैनाल की विड्थ को रिड्यूस करोगे और जो यहाँ से नेचुरल ड्रेन जा रहा है इस नेचुरल ड्रेन को भी कम करोगे। साइड स्लोप में तो होता ही नहीं है ना, साइड स्लोप कंटूर्स के 90 डिग्री पर बनाया जाता है और वहां पर मिनिमम क्या होता ही नहीं है आपका, क्या, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, जीरो क्रॉस ड्रेनेज वर्क। तो ट्रांजिशन एट चेंजेस इन क्रॉस सेक्शन, जब भी आप क्या बनाओगे, क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाओगे तब आप क्या करोगे, ट्रांजिशंस भी बनाओगे, मतलब फ्लूमिंग भी करोगे अपने स्ट्रक्चर्स।
नेक्स्ट है द ड्रेनेज वाटर इंटरसेप्टिंग द कैनाल कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ एज। अब ये पाइप कंडुइट्स, कल्वर्ट्स, इन्वर्टेड साइफन, ये तो आपने देखा होगा, कहीं पर भी अगर कोई ड्रेन जा रहा होता है तो उसके ऊपर रोड जो कंस्ट्रक्ट होती है उसके नीचे आप पाइप कंडुइट प्रोवाइड कर देते हो, कल्वर्ट या इन्वर्टेड साइफन। अब हमें यहाँ पे मेजरली बात करनी है जब एक वाटर बॉडी दूसरी वाटर बॉडी को क्रॉस करती है तब जो स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करने, फॉर एग्जांपल एक्वेडक्ट, साइफन एक्वेडक्ट, सुपर पैसेज, कैनाल साइफन एंड लेवल क्रॉसिंग, ये हमें पढ़ना है। तो अगर आपकी कैनाल ड्रेन से, नेचुरल ड्रेन से ऊपर है, if the canal is above the natural drain, if by passing the canal over the drainage, the two types of structures we can construct, one is aqueduct, second is siphon aqueduct। अगर आपका कैनाल बेड लेवल ड्रेन के हाई फ्लड लेवल से ऊपर है, यह आपका ड्रेन का बेड लेवल है, यह आपका कैनाल का बेड लेवल है, यह आपके ड्रेन में जो पानी ट्रेवल कर रहा है हाई फ्लड लेवल, कैनाल में जो पानी ट्रेवल कर रहा है फुल सप्लाई लेवल। तो कैनाल का बेड लेवल अगर HFL से ऊपर है, सफिशिएंट ऊपर है, तो यू विल से इट एज एक्वेडक्ट, इसको आप बोलोगे कि ये एक्वेडक्ट है। अगर आपका कैनाल का बेड लेवल हाई फ्लड लेवल से नीचे है, मतलब ये इस ड्रेन के पानी को अफेक्ट कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है बीच में, इसको बोलेंगे क्या? साइफन एक्वेडक्ट। दिस इज टर्म्ड एज साइफन एक्वेडक्ट। अगर आपकी कैनाल नीचे है और ड्रेन ऊपर है, तो ड्रेन का बेड लेवल ये रहा, ड्रेन में पानी हाई फ्लड लेवल, कैनाल बेड लेवल, कैनाल में जो पानी होता है उसको बोलते हैं फुल सप्लाई लेवल। तो अगर फुल सप्लाई लेवल सफिशिएंट नीचे है ड्रेन बेड लेवल से, इट इज नोन एज सुपर पैसेज। और अगर आपका ड्रेन कैनाल के पानी को फुल सप्लाई लेवल को क्या कर रहा है? इंटरफेयर कर रहा है, देन इट इज नोन एज कैनाल साइफन। इसको आप कैनाल साइफन। क्लियर है? नेक्स्ट है, जब आप कैनाल को ड्रेन से ऊपर बनाते हो, जब आप एक्वेडक्ट और साइफन एक्वेडक्ट बनाते हो, तो आप तीन तरीके से बना सकते हो। पहला क्या है? टाइप 1, टाइप 2 एंड देन वी हैव द टाइप 3। टाइप 1 में क्या बनाया आपने? केवल एम्बैंकमेंट्स बनाए हैं, कैनाल के एम्बैंकमेंट्स बनाए हुए हैं, कुछ नहीं करा हुआ। टाइप 2 में आपने क्या करा है? बाहर की साइड आपने कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया है और अंदर आपने एम्बैंकमेंट बनाया है, अर्थन स्ट्रक्चर। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंक्रीट एंड अर्थन स्ट्रक्चर। टाइप 3 में आपने क्या करा है? पूरा कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया, पूरा कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया। तो कंक्रीट स्ट्रक्चर के साथ में आप इंस्पेक्शन रोड भी बना सकते हो, कैन मेक अ इंस्पेक्शन रोड एज। तो कंक्रीट स्ट्रक्चर अगर आप पूरा बना रहे हो, सो इट इज कॉस्टली, ये आपका सबसे ज्यादा कॉस्टली निकल के आएगा, उससे कम कॉस्टली होगा ये, और उससे कम कॉस्टली होगा ये। तो अगर आपकी ड्रेन, ये आपका कैस कौन सा है? दिस इज योर साइड व्यू। अगर मैं आपको बनाऊं प्लान व्यू बनाऊं, तो ये आपकी ड्रेन है और ये आपकी कैनाल है। तो अगर आपकी ड्रेन की विड्थ बहुत ज्यादा है, इफ द विड्थ ऑफ द ड्रेन इज ह्यूज, तब जो यहाँ पर पूरी लेंथ के अलोंग स्ट्रक्चर बनाओगे वो आप बनाओगे टाइप 1। अगर आपकी ड्रेन बहुत छोटा है और ये कैनाल जा रहा है, इफ द ड्रेन विड्थ इज वेरी लेस, देन यू विल मेक व्हाट? टाइप 3। तब आप टाइप 3 जाओगे, क्योंकि टाइप 3 इज वेरी कॉस्टली देन टाइप 1। क्लियर है? तो एग्जाम में ये पूछता है, चॉइस डिपेंड्स अपॉन द विड्थ ऑफ द ड्रेनेज, कि ड्रेनेज की विड्थ इतनी है तो कौन सा टाइप का आप एक्वेडक्ट बनाओगे या साइफन एक्वेडक्ट बनाओगे। तो टाइप ऑफ एक्वेडक्ट एंड साइफन एक्वेडक्ट, टाइप 1 होल अर्दन स्ट्रक्चर, टाइप 2 मिक्सचर ऑफ अर्दन एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर, टाइप 3 फुली कंक्रीट स्ट्रक्चर। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, अगर आपके ड्रेन और कैनाल जो है वो एक ही लेवल पर मीट कर रहे हैं, if the drainage and canal meet at the same level, then you provide either level crossing or inlet outlet। लेवल क्रॉसिंग क्या है? अगर ये आपकी कैनाल है, ये आपकी नेचुरल ड्रेन, ये आपकी नेचुरल ड्रेन, तो आप क्या करोगे? इनका पानी को मिक्स होने दोगे और यहां से पानी इधर आ रहा होगा और यहां से पानी इधर भी जाएगा। दिस इज द लेवल क्रॉसिंग। अगर आपका डिस्चार्ज यहाँ से और डिस्चार्ज यहाँ से ज्यादा है, तो द डिस्चार्ज ऑफ कैनाल एंड डिस्चार्ज ऑफ ड्रेन दोनों लगभग बराबर हैं या बहुत ज्यादा हैं, तो आप क्या प्रोवाइड करोगे? लेवल क्रॉसिंग। लेकिन अगर आपका जो डिस्चार्ज है ड्रेन का, फॉर एग्जांपल इसका डिस्चार्ज 1 मीटर क्यूब पर सेकंड है और आपकी जो कैनाल है वो रन कर रही है 15 मीटर क्यूब पर सेकंड से, तो आप क्या करोगे? इस 1 मीटर क्यूब पर सेकंड के यहाँ पे बनाओगे इनलेट, ये नहीं बनाओगे, आउटलेट नहीं बनाओगे।
इनलेट बनाओगे और इसको पानी को मिक्स करोगे और आगे पानी को ले जाओगे, कैनाल के अंदर ही ले जाओगे, इसको बोलते हैं इनलेट। अगर आपकी कैनाल में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो आप एक आउटलेट बना देते हो और फिर वहां से बाहर भेज देते हो। तो हो सकता है यहाँ पे 2-4 इनलेट हो और एक आउटलेट हो सकता है जितने इनलेट हो उतने ही आउटलेट। तो इनलेट आउटलेट कब बनाते हो, जब ड्रेन में जो डिस्चार्ज की वैल्यू होती है वह बहुत ही कम होती है। और लेवल क्रॉसिंग कब बनाते हो, जब आपका डिस्चार्ज कंपेरेबल होता है या डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट नंबर ऑफ आउटलेट्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इनलेट्स। तो ये आप देख रहे हो, दिस इज नोन एज लेवल क्रॉसिंग, दिस इज नोन एज इनलेट आउटलेट। तो यहाँ से पानी आया, यहाँ से बाहर चला गया, जब डिस्चार्ज कंपेरेबल होता है। जब डिस्चार्ज कम होता है तो पानी को कैनाल के अंदर लेते हो और इसी के अंदर ही ट्रेवल करता है। हाँ, अगर आपको बाहर निकालना है तो आप बाहर निकाल सकते। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज स्पिलवेज एंड स्पिलवे गेट्स। नेक्स्ट है आपका स्पिलवेज एंड स्पिलवे गेट्स। A spillway is a structure constructed on the dam side for the effective disposing of surplus water from upstream to the downstream। होता क्या है कि जब आप डैम में पानी को स्टोर करते हो या वियर में पानी को स्टोर करते हो, तब अगर पीछे से एक्स्ट्रा पानी आ गया तो अब आपको उस एक्स्ट्रा पानी को रिमूव करना। उस एक्स्ट्रा पानी को रिमूव करने के लिए आइदर यू हैव टू ओपन द गेट्स इन द डैम। जो डैम में गेट्स ओपन करते हो, तो वो जो डैम में गेट्स ओपन करते हो जिनके थ्रू पानी जाता है बाहर, उसको बोलते हैं स्पिलवेज। या तो वो जो स्पिलवेज होते हैं वो डैम की बॉडी के अंदर होते हैं, या वो स्पिलवेज डैम की बॉडी के बाहर होते हैं। If this excess water is not being disposed, it would lead to the failure of the dam। अगर आपने इसको डिस्पोज नहीं किया तो ये फेलियर हो सकता है आपका डैम। एंड स्पिलवे बेसिकली एक्ट किसकी तरह करता है, सेफ्टी वॉल्व ऑफ द डैम। डैम के सेफ्टी वॉल्व की तरह एक्ट करता है। जैसे प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बनता है तो अगर जब एक्सेस प्रेशर हो जाता है तो क्या हो जाता है, सेफ्टी वॉल्व ओपन हो जाता है और वहां से जो भी स्टीम होती है वो बाहर निकल जाती है। सेम इज द केस हियर। जैसे ही आपका जो डैम में पानी है वो ऊपर चढ़ता है तो आपके स्पिलवे के गेट्स आप ओपन कर देते हो और आपका पानी बाहर निकल जाता है। तो स्पिलवे आपके डैम की बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं और स्पिलवे आपके डैम की बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। A spillway can be located either within the body of the dam or at the end of it or entirely away from it independently in a saddle or flat। If the flow of water over spillway is controlled, it is termed as controlled spillway। If not, uncontrolled spillway। सही है। आपका जो मैक्सिमम था वो ये था, अब पानी ऊपर चढ़ गया, जैसे ही पानी ऊपर चढ़ा तो आपका ये स्पिलवे बन रहा है, तो इसका लेवल बिल्कुल इसके बराबर है। तो जैसे ही पानी इसके ऊपर गया, यहाँ से पानी बाहर निकल गया। अगर आपने यहाँ पे कोई गेट लगा रखा है, देयर इज सम गेट, तो होगा क्या कि जहां तक गेट है वहां तक पानी ऊपर चढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक आया, फिर आपने इस गेट को ओपन कर दिया, पानी बाहर निकल। तो अगर आपने यहाँ पे गेट बना रखा है, इट इज नोन एज कंट्रोल्ड स्पिलवे। अगर आपने यहाँ पे गेट नहीं बना रखा तो जैसे ही पानी इससे ऊपर जाएगा वो स्पिलवे से बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड स्पिलवे। अनकंट्रोल्ड स्पिलवे में आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कितना पानी आपको बाहर भेजना है। कंट्रोल्ड स्पिलवे में आप अपनी मर्जी से पानी को बाहर भेज सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्पिलवेज। कितने तरह के आपके स्पिलवेज होते हैं? तो ये 7 तरीके के स्पिलवे होते हैं। पहला होता है स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, दूसरा होता है ओगी ओवरफ्लो स्पिलवे, तीसरा होता है शूट ट्रफ एंड वर्क और सैडल वियर, चौथा साइड चैनल स्पिलवे, पांचवा शाफ्ट स्पिलवे, 6 साइफन, 7 वॉल्यूम साइफन स्पिलवे। तो स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे कैसा होता है, आपने क्या किया, आपने डायरेक्टली ऊपर से पानी को जाने दिया, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। फिर आपका ओगी या ओवरफ्लो स्पिलवे कैसा होता है, ओगी आपने देखा था, जो आपने कैनाल फॉल देखी थी, सेम होता है, पहले कॉन्वेक्स देन कॉनकेव। देन शूट ट्रफ स्पिलवे, वर्क वियर या सैडल वियर। जो आपका ओगी स्पिलवे है वो आप कंस्ट्रक्ट करते हो ग्रेविटी डैम्स के लिए। जो ये ट्रफ स्पिलवे है वो आप कंस्ट्रक्ट करते हो अर्दन या रॉकफिल डैम के लिए। सी है, दिस इज द ट्रफ स्पिलवे एंड दिस इज द रॉकफिल डैम। ये आपका रॉकफिल और अर्दन डैम है और आपने ये कंस्ट्रक्ट कर रखा है स्पिलवे। तो यहाँ पर जो पानी स्टोर है उसमें से एक्स्ट्रा पानी कहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से साइड से स्पिलवे के माध्यम से बाहर से निकल जाता है। क्लियर? तो रॉकफिल डैम से अगर पूछे तो ट्रफ स्पिलवे, और आपसे पूछे ग्रेविटी डैम के लिए सुटेबल कौन सा है, ओगी स्पिलवे। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका साइड चैनल स्पिलवे। साइड चैनल स्पिलवे, वाटर ट्रेवल पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द वियर। सी है, ये आपका जो स्पिलवे है वो आपका वियर की एक्सिस के कहाँ है, पैरेलल फ्लो कर रहा है। ये और जो वियर की एक्सिस है और जो स्पिलवे है वो आपका पैरेलली फ्लो कर रहा है, इसको बोलते हैं साइड चैनल
स्पिलवे। क्लियर? वाटर फ्लो कर रहा है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द वियर। फिफ्थ है आपका शाफ्ट स्पिलवे। सी दिस, ये होता है शाफ्ट स्पिलवे। जैसे ही पानी इसके लेवल से ऊपर जाता है, पानी इस वेल के अंदर जाता है और ये डाउनस्ट्रीम पे चला जाता है और डाउनस्ट्रीम में पानी चला जाता है। क्लियर है? इसको बोलते हैं शाफ्ट स्पिलवे। नेक्स्ट है आपका साइफन स्पिलवे एंड देन वॉल्यूट साइफन स्पिलवे। साइफन स्पिलवे कैसा है? सी है, आपने ये साइफन प्रोवाइड कर रखा है। जैसे ही पानी ऊपर जाता है तो ये पूरा पाइप पानी से भर जाता है। ये जैसे ही पानी से भरता है, पानी ट्रेवल करना शुरू कर देता है। फिर जब पानी नीचे आता है तो यहाँ से जैसे ही वो इसके बॉटम पे पहुंचता है, यहाँ से एयर अंदर घुसती है, एयर यहाँ पे आ जाती है और जैसे ही एयर यहाँ पे आ जाती है, वाटर ब्लॉक हो जाता है, पानी यहाँ पे निकलना बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं साइफन स्पिलवे। ये कहाँ पे? डैम की बॉडी के अंदर आपने प्रोवाइड करना। सेवंथ है आपका वॉल्यूट साइफन स्पिलवे। तो कैसा होता है? सी है, ये आपका साइफन स्पिलवे है और ये आपका वॉल्यूट साइफन स्पिलवे। पानी यहाँ इसके अंदर गया और फिर इसके नीचे से चला गया। दिस इज द वॉल्यूट साइफन स्पिलवे। इसके अंदर डोम वगैरह का स्ट्रक्चर। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके स्पिलवे में, अगर आपका कंट्रोल स्पिलवे है तो उस कंट्रोल स्पिलवे को कंट्रोल करने के लिए जो आपने गेट्स लगा रखे हैं, दोस आर नोन एज स्पिलवे क्रेस्ट गेट्स। टेम्परेरी बैरियर इंस्टॉल्ड ओवर द परमानेंट रेस्ड क्रेस्ट। इनके टाइप्स क्या होते हैं? पहला ड्रॉपिंग शटर, परमानेंट फ्लैश बोर्ड। दूसरा स्टॉप लॉक्स निडल्स। तीसरा वर्टिकल लिफ्ट रेक्टेंगुलर। फोर्थ रेडियल गेट्स या टेंटर गेट्स एंड फिफ्थ इज ड्रम गेट्स। कैसे दिखते हैं देखो, ये आपने एक वुडन प्लैंक लगा रखा है, इसके नीचे एक स्ट्रट लगा रखा है, यहाँ पानी स्टोर है। अगर आपको इस पानी को बाहर निकालना है, आप क्या करोगे? इस स्ट्रट को रिमूव कर दोगे। जैसे ही आप इस स्ट्रट को रिमूव करोगे, ये नीचे आ जाएगा, पानी कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। दिस इज नोन एज ड्रॉपिंग शटर और फ्लैश बोर्ड। सेकंड टाइप का आपका शटर लॉक। आप क्या करोगे? ये जो लॉक लगा रखे हैं, इसको एक एक लॉक को रिमूव करते जाओगे। जहां तक आपको पानी को बाहर निकालना है, वो लॉक एक लॉक को पकड़ोगे, बाहर निकालो। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, ये देखो वर्टिकल गेट्स। अगर आपको पानी को बाहर निकालना है, इन्हें ऊपर की साइड क्या कर दोगे? ऊपर शिफ्ट कर दोगे। दिस इज वर्टिकल लिफ्ट गेट। नेक्स्ट है आपकी रोलिंग। रोलिंग या टेंटर गेट्स क्या होता है? यहाँ पे हिंज लगा होता है, एयर इज हिंज, और ये इस हिंज के अबाउट रोटेट करते हैं, रोल करते हैं। तो जब आप इसको ऊपर करोगे तो यहाँ से नीचे से क्या निकलने लग जाएगा? पानी निकलने लग जाएगा। क्लियर है? एंड द लास्ट वन इज ड्रम गेट्स। ड्रम गेट्स में क्या होता है? ये आपका डोर है, दिस इज योर डोर। अगर आपको इसको यहाँ पर ही रखना है तो आप क्या करोगे? यहाँ वाला ये वाला बोल ओपन रखोगे, ये वाले बोल को क्लोज कर दोगे। ये क्लोज हो गया, ये ओपन है, पानी यहाँ पे सारा इकट्ठा हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा, ये वाला गेट ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको इसको ओपन करना है तो कैसे करोगे? आप इस वाले गोल को बंद कर दोगे और इस वाले गोल को ओपन कर दोगे, ये सारा पानी बाहर निकल जाएगा, गेट वहां पे आ जाएगा नीचे, और ये वाला पानी कहाँ जाएगा? नीचे। क्लियर है? दिस इज नोन एज ड्रम गेट्स। इन्हें हम ड्रम गेट्स बोलते हैं। बेसिकली क्या कर रहे हो? फ्लोटिंग ड्रम आप लगाते हो, यहाँ से पानी भरते हो, ये क्लोज हो जाता है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से पानी को निकाल देते हो, गेट नीचे आ जाता है, यहाँ वाला पानी बाहर निकल जाता है। These are types of spillway gates. So this completes your irrigation. यहाँ पे आपकी irrigation complete होती है।